सर्जरी कराने की जरूरत पड़े ही ना उनको, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं एक बात बोलने लगी हूँ, आराम घर पे ही आता है। आराम आपको कहीं जाके नहीं आता। अगर किसी को सर्जरी बोल दी गई है तो वो उससे बच सकता है बिना सर्जरी कराए? बिल्कुल बच सकता है। मतलब डॉक्टर पेशेंट्स को समझाने के लिए भी ये वाली बात बोलते हैं कि जी ग्रीस खत्म होगी आपके घुटनों की, तो वो जो ग्रीस पूरा करने का काम है ये आयुर्वेद कर सकते हैं। कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो रोज अगर आप अपने घर पे करें, मैं आज आपको ऐसे टिप्स देने वाली हूँ ना कि आप खुद तो क्या ठीक होंगे, आप दूसरे लोगों को भी बताओगे कि भाई ये कर लो, इससे मेरा घुटना बच गया। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास पटेलोफेमोरल पेन लेके आते हैं आफ्टर सर्जरी, जो कि ठीक ही नहीं होता। सर्जन के पास जाते हैं जी, वो बोलते हैं इम्प्लांट ठीक है। जब वो एंड स्टेज पे पहुंच जाते हैं ना कि जी अब तो पेन बियर नहीं होता, बहुत सारे केस करेक्टेबल हैं उस स्टेज में भी। घुटना बदलवाने से ज्यादा जरूरी है कि हो सकता है कि उसको संभालने की जरूरत है। बैक पेन की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है लोगों को। कई बार कारण इतना सिंपल होता है लेकिन हम भागते रहते हैं उसको बड़ी बीमारी समझ के, इतनी इतनी फाइलें बना लेते हैं एमआरआई करवा के। लेकिन कई बार बहुत छोटी सी चीज करने से ही उसमें आराम आना शुरू हो जाता है। 100% ठीक आप अपने आप भी कर सकते हो, मतलब उसका नेचुरल ढंग से इलाज किया जाए, बहुत ही आराम से नेचुरल तरीके से ही उसका इलाज होगा। बोलते हैं कि जी पोस्चर करेक्शन कर लो, पोस्चर करेक्शन दो। खाली पोस्चर करेक्शन से आप उस पोस्चर को मेंटेन बहुत कम टाइम के लिए रख पाओगे, ज्यादा टाइम के लिए नहीं रख पाओगे। काम करते वक्त लोग काम में ध्यान चला जाता है तो पोस्चर के बारे में लोग भूल ही जाते हैं, जिससे कि ये समस्या बढ़ जाती है। डेफिनेटली। तो चोट लगने पर भी उसको मूव करना जरूरी होता है। जिनको बैक की प्रॉब्लम होती है ना जी, जब वो डॉक्टर के साथ कंसर्न करते हैं तो डॉक्टर सीधा सीधा ये बोल देता है कि आपको ये जिंदगी भर रहेगी प्रॉब्लम, ठीक नहीं हो सकती। क्या ये ठीक हो सकती है? बिल्कुल ठीक हो सकती है। अपने एरिया में बोलते हैं कि जी मन के दब गए आपके, डिस्क अंदर से फट के बाहर आ गई, जो नौ को कंप्रेस करना स्टार्ट किया, रिकवर हो जाएगी पूरी तरीके से। 100% रिकवर हो सकती है वो। सर्वाइकल की जो समस्या है, क्या वो स्पेसिफिक पोस्चर की गलती होने की वजह से ये समस्या बढ़ती है क्या? सर्वाइकल आजकल बहुत फैला हुआ है ड्यू टू हमारा फोन यूज, स्क्रीन। तो हम स्क्रॉल ही करते रहते हैं। जिसने स्क्रॉल बनाया है वो खुद परेशान है कि मैंने बना क्यों दिया ये। पेन किलर्स खा लेते हैं इसके लिए, क्या वो गलत इफेक्ट करती है? बिल्कुल गलत। 3 एग्जांपल आपको दे देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर आपको इसमें से किसी तरह की पेन है तो आपने क्या करना है। पेन किलर की जगह पे हमने क्या करना है? हाँ, पेन किलर की जगह पे आपने क्या करना है। नेक की प्रॉब्लम है, उसमें काफी हद तक हमारा तकिया जिम्मेवार है। इतने मोटे मोटे तकिए लेके हम सो जाते हैं। पर इंटीग्रेटेड अप्रोच से हम इसको ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, और बहुत सारे केसों में 100% कर सकते हैं। पैरालिसिस पेशेंट है, डिपेंडेंट है, वो क्या खुद से काम कर पाएगा? एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ है, उसके लायक वो हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये इंटीग्रेटिव जो अप्रोच है ये पेशेंट्स के लिए एक तरह से मैं ये बोलूंगी कि सिर्फ होप नहीं है, ये वरदान साबित होगी। एक बहुत बड़ा रीजन ADHD और ये समस्याओं का जो है ना, ये रेडिएशंस, ओवर यूसेज ऑफ मोबाइल बाय प्रेग्नेंट वुमेन, ये है जिन चीजों को हम देखते ही नहीं। तो केमिकल्स की नो एंट्री, ना खाने में ना लगाने में। एक ही चीज बताई जो दो पैदा होते बच्चे से और 16 साल तक करना है, तो इन सारी चीजों से दूर रखो बच्चों को, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे एक हेल्दी हैप्पी लाइफ जिए। नीम का भी जिक्र आता है, उसका इंटेक करना न्यूरो प्रॉब्लम्स में सही होता है? न्यूरो प्रॉब्लम्स जो होती है ना, वो ड्राइनेस की वजह से होती है। पहली बात ये ध्यान रखो, नीम ड्राइनेस को बढ़ाती है। अगर किसी को न्यूरो प्रॉब्लम हो गई है, वो रिकवर कर सकता है? हाँ, वो रिकवर कर सकता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्टा स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चंडीगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के फिजियोथेरेपिस्ट और एक्स PGI में भी इन्होंने काम कर चुके हैं, डॉक्टर सोमवीर। डॉक्टर सोमवीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। डॉक्टर सोमवीर के साथ हमारे साथ मौजूद है सीनियर आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर अनु। डॉक्टर अनु, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू सो मच। जैसे कि हम जानते हैं कि बैक पेन, नी पेन, ऐसी समस्याओं से जिंदगी भर जूझना पड़ता है और इसके लिए लोग सर्जरी करा लेते हैं, मगर उससे भी इलाज नहीं हो पाता। इसका इलाज वन स्टॉप सॉल्यूशन हम कैसे पा सकते हैं, घर पर इलाज कैसे करवा सकते हैं और क्या क्या चीज़ प्रिकॉशंस रखकर हम बच सकते हैं, न्यूरो की प्रॉब्लम से भी ऐसे ही हम डील कर सकते हैं और कैसे घर पर ही आराम पा सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। मैम, ऐसी समस्या क्यों होती है और क्या इससे हम बच सकते हैं? क्या जिंदगी भर जूझने जैसे लोग जूझते हैं जिंदगी भर इन प्रॉब्लम से, तो क्या उससे आराम पा सकते हैं?
विभोर, चाहे जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो, चाहे नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स हो, जैसे आपने बताया नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी पड़ती है लोगों को, बैक की सर्जरीज पे सर्जरी करवानी पड़ती है, नेक पेन है, कभी ठीक ही नहीं होता, कई कुछ करवाते रहते हैं, है ना, और यहाँ तक कि डेली रूटीन का काम भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा जैसे सेरेब्रल पैलिसी है, अल्जाइमर्स है, पैरालिसिस हो गया, कोई इंजरी हो गई, तो इन सारी चीज़ों से इंसान इसलिए जूझता रह जाता है क्योंकि क्लैरिटी के साथ किसी को कुछ पता नहीं चलता कि मैं क्या करूं। वो पिलर टू पोस्ट भागने वाली बात होती है कि डॉक्टर खेलो, एक डॉक्टर के पास चले गए, वहाँ से ठीक नहीं हुआ, दूसरे के पास चले गए। तो ये सारी चीज़ जब हमने देखी तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि किसी को भी अगर मोबिलिटी से रिलेटेड कोई भी समस्या है, चलने फिरने में, काम करने में अगर दिक्कत है ना, कहीं पर भी जोड़ों की या नर्वस सिस्टम की वजह से, तो उनको हम एक ही छत के नीचे ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड करें, ऐसे उनको हम लोग आसान समाधान दें जिससे कि उनकी समस्या भी ठीक हो जाए और वो परेशान भी ना हो। मैम, लोग सर्जरी को ज़्यादातर आसान इलाज मानकर सर्जरी करवा लेते हैं, मगर हम देखने को आमतौर पर खबरों में भी ये देखने को मिलता है कि सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हो पाती, उनको फिर से वही प्रॉब्लम आ जाती है और फिर वो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। क्या हम ये जो इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चल रहे हैं, इससे सही में घर पर आराम पा सकते हैं? वो जो नॉर्मल उनका डेली रूटीन है वो अपना सकते हैं बिना किसी दर्द के? देखो, सबसे ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट बात यही है कि हम दर्द में ना रहें, और सर्जरी करवाने के लिए जो लोग जाते हैं वो भी इसीलिए जाते हैं कि जो दर्द है उनसे बर्दाश्त नहीं होता, उनकी एक्टिविटी, डेली एक्टिविटी वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको लगता है कि चलो सर्जरी करा लो तो ठीक हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि उसके बाद भी वो उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स के साथ जूझते रहते हैं। लेकिन इंटीग्रेटेड अप्रोच में मैं बताऊं कि जो हमारा आयुर्वेद है, आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो क्लिनिक पे तो चलो हम करते ही हैं, घर पे भी कर सकते हैं, बड़ी आसान होती हैं। साथ में फिजियोथेरेपी है और रिहैबिलिटेशन के और बहुत सारे टेक्निक्स हैं, नेचुरोथेरेपी है, नेचुरोपैथी है ना, डाइटरी चेंजेस हम करते हैं, कुछ एक थोड़ी बहुत हर्बल सपोर्ट की ज़रूरत पड़े वो भी हम लोग बताते हैं। तो ये सारा कुछ कोलैबोरेट करके बताने का जो पर्पज़ है वो ये है कि बचाया कैसे जाए, अगर हो गया तो उसको ठीक कैसे किया जाए, और अगर कुछ ऐसा कर लिया जैसे मान लो सर्जरी ही करा ली लेकिन हुए नहीं ठीक, उसके बाद फिर हम क्या करें। तो ये सारी जो समस्याएं हैं इनसे बचना कैसे है, और अगर हो गई हैं तो इनको ठीक कैसे करना है, ये हमारा मेन टारगेट है। जी मैम, उससे पहले तो लोग जब आपके पास आएंगे, सीखेंगे, तो घर पर रहकर वो कैसे अपना कर कैसे आराम पा सकते हैं, वो ज़्यादा मेन देखने की बात होती है। क्योंकि लोग घर पर आराम चाहते हैं और घर पर ही सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, और उसी वजह से वो सर्जरी की तरफ जाते हैं। उससे बचने के लिए वो क्या कर सकते हैं? मतलब बेसिकली सर्जरी कराने की जरूरत पड़े ही ना उनको, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं एक बात बोलने लगी हूँ, आराम घर पे ही आता है। आराम आपको कहीं जाके नहीं आता, कहीं जाके आप सीख के आ सकते हैं, कहीं जाके आप कुछ थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट करवा के आ सकते हैं, इवेंचुअली तो आपको घर पे ही रहना है। और इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए रोज 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 कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, और वो तो घर पे ही करनी पड़ेगी क्योंकि ज़्यादातर टाइम तो हम अपने घर पे ही स्पेंड करते हैं जी। तो वो घर पे क्या करना है यही बताना, यही सिखाना, ये हमारा काम है। कुछ दिन थोड़ी बहुत सपोर्ट देनी पड़ती है, वो हम देते हैं, फिर इवेंचुअली जो है वो लोग जो है, मैं पेशेंट भी नहीं बोलना चाहती, जो लोग हैं वो सीख जाते हैं कि हमने कैसे बचाना। जैसे हम एक एक करके बात करेंगे जी, तो जैसे जैसे आप पूछोगे मैं बताती जाऊंगी, डॉक्टर साहब भी बताते जाएंगे कि क्या हम ऐसे करें घर पे कि जिससे हमारे जो जोड़ है वो बच सके। जी मैम, नी के ऊपर बात कर लेते हैं हम। नी रिप्लेसमेंट बहुत ज़्यादा चलता है। नी रिप्लेसमेंट जब लोगों को बोला जाता है तो वो डॉक्टर्स तो यही बात बोलते हैं कि आप एक बार नी रिप्लेसमेंट करवा लोगे तो आपका ज़िंदगी भर के लिए आराम मिल जाएगा, मगर खबरें ये आती हैं सामने कि नी रिप्लेसमेंट करा लिया, फिर 6 महीने के बाद फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो नी रिप्लेसमेंट कराना ही ना पड़े, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं पहले ही, कि ये सिचुएशन आए ही ना किसी को? देखो, जो मेरा पार्ट है इसमें मैं उसके बारे में बात करती हूँ। उसमें ये है कि आयुर्वेद में कैसे हम ये सीख सकते हैं जी। तो सबसे पहली ज़रूरी बात है हमारी रूटीन और हमारी जो डाइट है वो हमारी करेक्ट होनी चाहिए। तो अगर मैं हूँ, मेरी उम्र कितनी है, मेरा जेंडर क्या है, मेरा काम क्या है, मेरा एक्टिविटी लेवल कैसा है, उसके हिसाब से मैं कैसी डाइट लूँ, ये इम्पोर्टेंट होता है। हमने सुन लिया कहीं से, वही शुरू कर दिया, लेकिन वो हमारे लिए नहीं था तो उसने हमें हेल्प नहीं करी, हो सकता है नुकसान ज़्यादा कर दिया। तो वो हर चीज़ को कस्टमाइज
करना जरूरी होता है। मैम कॉमनली ये जो नी की प्रॉब्लम आती है वो 50 की एज के बाद आती है, तो 50 की एज के बाद कॉमनली लोग क्या क्या फॉलो कर सकते हैं, थोड़ा बहुत बता दीजिए ताकि वो एक बार वन स्टेप सॉल्यूशन घर पर पा सकें और फिर बाद में आपसे इलाज करवा सकें। सॉरी विभोर, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ इस बात से कि जो नीज की प्रॉब्लम है वो 50 के बाद ही आती है। वो एक तरह की प्रॉब्लम है जो कि डीजेनरेशन या ओवर यूसेज या एज लिंक्ड होते हैं, है ना, जिसको जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें धीरे धीरे करके हमारा जो बोन का मास है वो हम लूज करना शुरू कर देते हैं, मसल्स हमारे लूज होने शुरू हो जाते हैं, जॉइंट्स वीक हो जाते हैं, तो हमें पेन्स है, मोबिलिटी में प्रॉब्लम आती है। लेकिन ये 50 के बाद ही होगा ऐसा नहीं है ना। मैं भी तो 50 के बाद हूँ, मुझे तो नहीं है। तो अर्ली एज में भी ये हो रहा है, ऑटोइम्यून की वजह से नहीं, ऑटोइम्यूनिटी नहीं, ओवर यूसेज की वजह से। जो ये दिक्कत जो आपने पूछी है उसकी बात मैं कर रही हूँ। ओवर यूसेज अगर होगा, हम जॉइंट को अब्यूज करेंगे तो जॉइंट दिक्कत देगा, ठीक है। कई स्पोर्ट्स इस तरह के हैं, उन स्पोर्ट्स में जॉइंट्स को बहुत ज़्यादा लोड लेना पड़ता है, जैसे कि बास्केटबॉल है, जैसे कि स्पीड स्केटिंग है ना, और जो रनर्स हैं, वेट लिफ्टिंग में भी तो प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ, उसमें भी आ सकती है। इसमें और ज़्यादा डिटेल डॉक्टर सोमवीर के साथ आप बात कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है वो किसी भी एज में आ सकती है, तो उसके लिए ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जिसमें फिजियोथेरेपी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हमने क्यों क्लैप किया? क्योंकि मैंने ये देखा कि जब हम लोग तो शुरू से कर ही रहे हैं, दिक्कतें ये सारी इनको डील कर ही रहे हैं, लेकिन जब मैंने देखा कि जब हमने इंटीग्रेट की चीज़ें, तो हम एक तरफ से तो हीलिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ से हम स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, है ना जी। तो वो दो चीज़ों ने मिलकर जो है वो बड़ा वंडरफुल काम किया। तो इसलिए इसमें जो भी जॉइंट्स को अगर बचाने की हम बात करें सबसे पहले, तो उसमें अपनी डाइट और रूटीन तो ठीक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ही। ऐसी हम लोग बहुत ज़्यादा ड्राई डाइट खाने लग गए आजकल, हम घी नहीं खाते, हम तेल नहीं खाएंगे, है ना, ये सारी चीज़ें होगी। मिथ है ना, किसी ने बोल दिया, सब ने बोल दिया, हमने सुन लिया, वही हम भी करने लग गए। लेकिन बॉडी की डिमांड जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो अलग थी, है ना। तो वो जो घी है या फैट है उसकी ज़रूरत है भाई हमारे शरीर को, लेकिन किसको कितनी ज़रूरत है ये अलग हो सकती है। तो मैं एज एन आयुर्वेदा फिजिशियन मैं सबको ही ये वाली बात बोलती हूँ कि आपको हर तरह की डाइट खानी है, लेकिन मॉडरेशन में खाना है। क्वांटिटी मैटर करती है, कितना आप खा रहे हैं वो मैटर करता है, कब खा रहे हैं वो मैटर करता है जी। तो सर अगर किसी को नी की प्रॉब्लम हो रही है और उसको सर्जरी का कह दिया गया है, तो उसमें आपका ट्रीटमेंट क्या रहता है, उसमें आपका उपचार कैसा होता है, और अगर किसी को प्रॉब्लम हो ही ना, उसके लिए वो क्या क्या प्रिकॉशंस रख सकता है? देखिए, जो आप बात कर रहे हो कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि हम इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चले हुए हैं, तो जिसमें स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेचिंग, रिहैब और जॉइंट मोबिलिटी, मसल की स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेचिंग, उसकी कि लेंथ मेंटेन रहे, उसकी बायोमैकेनिक्स, वो फिजियोथेरेपी का पार्ट है। अगर हील की बात करें, जो उसमें हीलिंग होगी वो आयुर्वेदिक की तरफ से जी। तो हम, जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा कि क्या 50 के बाद ये प्रॉब्लम शुरू होती है या फिर पहले क्यों होती है, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं जी। तो पहली बात तो ये कि हमारा नी खराब क्यों, किस किस रीजन से होता है, क्या क्या कारण है। तो कारण पहला ये, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पोर्ट्स, ड्यूरिंग स्पोर्ट्स या ट्रॉमा जी, कोई भी आपके लिगामेंट, मेनिस्कस, कुछ भी टीयर हो सकता है, सॉफ्ट टिश्यू, तो वो टीयर हुआ, उसके बाद उसमें प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होगी, पर लोग इग्नोर करते रहते हैं उसको। एक दूसरा है बायोमैकेनिक्स, कुछ हमारे कंजनाइटल, जन्मजात हमारे ऐसी बोन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि जिसके, जैसे कि एक एग्जांपल है नॉकनी, एक होता है कि किसी का घुटना बहुत ज्यादा सीधा होता है जी, इसको हम जिनु रिकर्वेटरम बोलते हैं, ठीक है जी जी। और नॉकनी है या बोनी है, ठीक, नी बहुत दूर हो गए एक दूसरे से, ये कुछ कुछ कारण हैं। फिर हम आते हैं स्पोर्ट्स इंजरी पे। स्पोर्ट्स इंजरी में ACL, मेनिस्कस, PCL या मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, ये इंजर्ड होते हैं तो भी लोगों को प्रॉब्लम आती है, पर लोग इग्नोर करते हैं, उसके साथ चलते रहते हैं। कहीं सुन ली, कहीं व्हाट्सएप पे, कहीं पे किसी ने कुछ भी नॉलेज दिया और उन्होंने उसके अकॉर्डिंग वो किया, वो पता नहीं उसको नुकसान किया, फायदा किया। तो वो करते करते जब वो इस स्टेज पे पहुंचते हैं कि अब काम चलना बंद हो गया, फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो उनका बोलता है कि सर्जरी कराओ, पर वहां भी
बहुत सारे केसेस में हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, जी। उसको स्ट्रेंथनिंग प्रॉपर करा के, उसकी बायोमैकेनिक्स करेक्शन करा के। और मतलब कि अगर किसी को सर्जरी बोल दी गई है तो वो उससे बच सकता है बिना सर्जरी कराए? बिल्कुल बच सकता है। क्या क्या उसको चेंजेस करे जाते हैं उसकी लाइफस्टाइल और देखो दिनचर्या उसके लिए चेंजेस हैं कि जैसे मान लो उसके जॉइंट में इन्फ्लामेशन है, में? सोजिस है, स्वेलिंग है, तो उसको कम करने के लिए हमने इसीलिए ये अप्रोच यूज की है कि फिजियोथेरेपी का क्या रोल रहता है बेसिकली हाँ, इस चीज में? फिजियोथेरेपी का ये है कि मसल को स्ट्रेंथ करना, हम्म, जो मसल टाइट है उसको स्ट्रेच करना, प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग। तीसरा है कि रिहैब प्रॉपर हो, और उसका जो बायोमैकेनिक्स करेक्शन करने वाले हैं वो करेक्शन हम कर दें। सर क्या एज वाइज अगर किसी को हो रहा हो, जैसे ओल्ड एज में पर्सन्स को जिनको घुटने बदलवाने के लिए कह दिया है, या फिर जो यंग एज में है, दोनों का ट्रीटमेंट सेम रहता है या फिर अलग अलग नहीं होता नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल वो डिफरेंस रहेगा, बिल्कुल डिफरेंट रहेगा जी। दोनों के लिए अप्रोच अलग अलग यूज करेंगे हम। यंग एज में क्या रीजन है, उसका कारण क्या है, तो बेसिकली तो हम कारण को ठीक करेंगे, आदमी को ठीक नहीं करेंगे, कारण को ठीक करेंगे, क्या किस वजह से उसको हो रहा है प्रॉब्लम, वो ठीक करेंगे। जी। ओल्ड एज में उसके रीजन कुछ अलग होंगे, तो उसमें हम देखेंगे क्या करना है। तो सर आप एक्सरसाइज कौन सी बताते हैं अगर किसी को नी प्रॉब्लम हो गई हो, घुटना बदलवाने की बात कर दी गई हो, उसको सीधा एक्सरसाइज की बात करते हैं या फिर उसको मतलब क्या क्या प्रिकॉशंस रहते हैं, क्या क्या आपके वो रहते हैं? देखो जी पहले हम चेक करेंगे कि उसकी किस मसल में वीकनेस है, बैलेंस में तो प्रॉब्लम नहीं है, ज्वाइंट कैसे है, टाइट है, लूज है, वो सारा कुछ चेक करके फिर हम उसके अकॉर्डिंग उनको स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बताते हैं। जी। उसमें मेनली हम क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग, हैम्स अगर टाइट है तो हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग साथ में, और जो नी के राउंड मसल हैं उनको हम स्ट्रेंथ अप करते हैं कि उस ज्वाइंट पे कम से कम लोड आए, बोन पे लोड कम आएगा, बोन कम घिसेंगी, वो जो हम घुटना बोलते हैं कि घुटना घिस गया है, उसके अंदर से ग्रीस कम हो गया है, बेसिकली उसका स्पेस कम होता है। तो अगर स्पेस कम भी हो गया है, अगर उस पे लोड कम आ रहा है, मसल ने लोड लेना शुरू कर दिया है, तो उसको पेन ऑब्वियसली कम होगा। और उसमें हम जो हमारा अप्रोच है आयुर्वेदिक के साथ जॉइंट अप्रोच, उसमें आयुर्वेदिक की तरफ से जो उसकी इन्फ्लामेशन है, उसमें अगर हम कार्टिलेज थोड़ी बहुत हील कर सकते हैं, उसमें जितनी भी हील होगी तो वो हीलिंग आयुर्वेदिक की तरफ से होगी। घुटने में गैप कम हो जाता है, वो बढ़ जाता है आयुर्वेद से? गैप कम इसलिए नहीं हो गया कि हड्डियां हिल गई अपनी जगह से, उसके बीच में एक पैडिंग रहते हैं हमारे सारे जॉइंट्स के बीच में, ठीक, वो कहीं ना कहीं डिजेनरेट हो गया, उसका लॉस हो गया, वो खत्म हो गया, तो उसको ही हमने रिवाइव करना है। जैसे बोलते हैं ना आम भाषा में सब लोग बोलते हैं ग्रीस खत्म हुई, मतलब डॉक्टर पेशेंट्स को समझाने के लिए भी ये वाली बात बोलते हैं कि जी ग्रीस खत्म होगी आपके घुटनों की, तो वो जो ग्रीस पूरा करने का काम है ये आयुर्वेद कर सकता है। चलो ये मैं बात सीधी दर्शकों के साथ ही कर लेती हूँ कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो रोज अगर आप अपने घर पे करें, मैं आज आपको ऐसे टिप्स देने वाली हूँ ना कि आप खुद तो क्या ठीक होंगे, आप दूसरे लोगों को भी बताओगे कि भाई ये कर लो, इससे मेरा घुटना बच गया। तेल ले लो, कुछ समझ में नहीं आता तो तिल का तेल ले लो, तिल का ही तेल लेना है, ठीक है, उसको आपने गर्म कर लेना है, उस तेल को गर्म करके एक आप रुई का टुकड़ा काट लो जितने से आपका पूरा घुटना जो है वो कवर हो जाए, ठीक है। उस तिल के तेल में, गर्म तिल के तेल में आपने वो रुई का टुकड़ा जो है वो भिगोना है और अपने घुटने के ऊपर रखना है, कम से कम 20 मिनट उसको वहां जरूर रखना है। और उस पूरी दौरान उसको हीट चाहिए, इसलिए या तो 2 तरीके हैं, या तो आपको बार बार तेल गर्म में उसको दोबारा डिप करना पड़ेगा। आसान तरीका ये है जो मैं करती हूँ, वो मैं बता देती हूँ आपको, कि घुटने के ऊपर ऑयल का पैक रखा, उसके ऊपर एक मैंने तौलिया रख लिया, उसके ऊपर गर्म पानी की बोतल या कोई हीटिंग पैड रख लिया ताकि वो लगातार हीट जाती रहे। तो होगा क्या, हीट से सर्कुलेशन बढ़ेगी और जो तेल है उसको जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब करेगी हमारी बॉडी। ऐसे बहुत सारे ऑयल्स आते हैं आयुर्वेद में जो कि हर्ब्स, उस तेल के साथ उस हर्ब्स का जो असर होता है वो अंदर जाती है और वहां पे लोकल तुरंत असर करते हैं, इन्फ्लेमेशन भी कम होती है, हीलिंग भी होती है, वो हर्ब्स अपना काम करती हैं, जड़ी बूटियां जो वो अपना काम करती हैं। तो ये एक आसान तरीका है जिसे रोज रोज अगर आप करते हो लोग तो जो ग्रीस खत्म होगी ना वो ठीक हो सकती है। इसके अलावा खाने वाली चीजें हैं जो हमारी डाइट है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उसका, उसको नहीं इग्नोर करना। हम गोलियां तो भिगोर खा लेते हैं जी। वो बता दो, वो तो हम भर भर के खा लेंगे, रूटीन से खाएंगे जी, लेकिन डाइट में
घी नहीं खाएंगे मोटे ना हो जाए, कहीं मोटे तो फिर भी हो ही रहे हो, क्योंकि जब घुटना नहीं चलेगा एक्टिविटी लेवल नहीं होगा, एक्टिविटी लेवल नहीं होगा वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ा उसने और जो है ओवरलोड डाला जॉइंट के ऊपर, उससे और घिस गए घुटने, तो ये एक विशियस सर्कल बन जाता है ना। तो सबसे पहले ये दो चीजें करनी, अंदर से भी आपको ऑयलिंग चाहिए, फैट चाहिए, घी चाहिए, ठीक है, बाहर से भी बॉडी की मसाज नहीं हम कभी करते, कभी उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता, बस चेहरे को सुधारने में, सुंदर बनाने में हम लगे रहते हैं, है ना। तो ये एक जो मैंने टिप दी है, ये आप लोग इस्तेमाल कीजिए, लगातार करो कुछ दिन, और उसके बाद फिर आप बताना कि आपको फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। लेकिन एक बात मैं साथ ही जोड़ दूं, क्योंकि बोलेंगे कि मैम ने बताया तेल हर कोई नहीं इस्तेमाल कर सकता। अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो आपने तेल नहीं लगाना भी है तो केवल और केवल कैस्टर ऑयल जो होता है, एरंड का जो तेल होता है, उसमें सेंधा नमक मिला के वो ऑयल आप यूज कर सकते हो अपने घुटने पे। उसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स ने कोई तेल अपने घुटनों पे नहीं लगाना है। जहां घुटना घिस गया, जहां ग्रीस खत्म हो गई, यहाँ डीजेनरेशन है, जहां कोई टेंडन टूट गया, कोई मेनिस्कस टियर हो गया, कोई लिगामेंट टियर हो गया, वहां आपने जो मैंने आपको टेक्निक बताई है वो आपने इस्तेमाल करनी है। जी, ज़्यादा जानकारी के लिए आप डॉक्टर अनु के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको ज़्यादा बेहतर इलाज करा पाएंगे। सर, अगर किसी को घुटना बदलवाने के लिए कह दिया गया है तो वो क्या क्या प्रिकॉशंस रख सकता है, और इस स्टेज तक वो आए ही ना, उसके लिए वो क्या कर सकता है? देखिए जी, कई बार ये होता है कि घुटना आपको बदलवाने की जरूरत ना हो, घुटने को संभालने की जरूरत है। तो उसको संभालने के लिए आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, मेनली क्वाड्रिसेप को स्ट्रेंथ अप करने के लिए, हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेंथ अप करने के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे उसको स्ट्रेंथ अप कर सकते हैं। अगर घुटना बदलवाने के लिए बोल दिया है तो उसके लिए भी हम कुछ स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से उसको घुटने को संभाल सकते हैं कि सर्जरी ना करानी पड़े। जो घर पे आपको जो टिप्स फॉलो करनी है उसके लिए आप चेयर पे बैठ के भी एक्सरसाइज कर सकते हो, कि बैठ के आपको घुटना सीधा करना है, टाइट करके 3 सेकंड होल्ड करना है, देन रिलैक्स। ये आपकी क्वाड्रिसेप के लिए एक्सरसाइज है। मेनली हमारी क्वाड्रिसेप ही वीक होती है तो, और बाकी हैमस्ट्रिंग की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, SLR, साइड SLR, ये सारी एक्सरसाइज आप अगर घर पे करो तो आप घुटने को बचा सकते हो। बाकी अगर सर किसी का ज्यादा बढ़ गया होगा तो उसके लिए आपके साथ संपर्क कर सकते हैं लोग। तो मेरा मैम इंटीग्रेटेड अप्रोच को लेके एक सवाल था कि अगर आप जैसे इंटीग्रेटेड अप्रोच करते हो तो पहले फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज की जाती है या फिर पहले आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है? यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो पेशेंट हमारे पास आया है, जो पर्सन हमारे पास आया, उसको पहले किस चीज की ज्यादा जरूरत है ना। हो सकता है कि उसकी इन्फ्लेमेशन हो सकता है कि उसको इंटरनली कुछ इस तरह की दिक्कत है कि पहले वो ठीक करनी जरूरी है ना। अगर इन्फ्लेमेशन है उसको कम करने के लिए हम पंचकर्म की कुछ थेरेपीज करते हैं, साथ साथ में फिर हम फिजियोथेरेपी इंट्रोड्यूस करते हैं। कई बार उल्टा होता है, कई बार ऐसे होता है कि प्रॉब्लम इतनी ज्यादा क्रॉनिक है कि उसकी लंबी ट्रीटमेंट चलती है। जैसे हमारे पंचकर्म में ना, उसको मैं ना हमेशा नॉन इन्वेजिव सर्जरीज बोलती हूँ, क्योंकि उसमें हम लोग काट नहीं रहे, उसमें हम लोग स्कैल्पल नहीं यूज कर रहे, लेकिन एक तरह से सर्जरी की तरह ही वो अंदर से ठीक कर देती है चीजों को। तो पंचकर्म में इतनी ताकत है। तो वो जो थेरेपीज हैं उनको करने से पहले कई बार मोबिलिटी पे थोड़ा सा काम करना पड़ता है, या स्टिफनेस बहुत ज्यादा है तो उसमें कुछ मोडेलिटीज जो है वो फिजियोथेरेपी की पहले आती हैं। तो हम इस तरह से पर्सन टू पर्सन वेरी करती है हमारी अप्रोच। लेकिन हाँ, डेफिनेटली जब इंटीग्रेटेड अप्रोच से हम चलते हैं तो मसल की स्ट्रेंथनिंग हो गई, है ना, और जॉइंट की मोबिलिटी हो गई, पोस्चर का करेक्शन हो गया। पोस्चर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जो लोग टांग पे टांग रख के बैठे रहते हैं उनके घुटने भी जो धीरे धीरे करके दर्द करने शुरू कर देते हैं, हमें पता नहीं होता। हम लोग लिख रहे हैं बैठ के जैसे भी है ये, हालांकि इसके बारे में मेरे से ज्यादा डॉक्टर सोमवीर जो इसको एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। तो लेकिन पोस्चर की करेक्शन करवाना ये सारा फिजियोथेरेपी का पार्ट है। तो ये पहले फिजियोथेरेपी के सेक्शन से डील होता है, फिर उसके बाद में हम लोग आगे की जो ट्रीटमेंट है, जो लंबा कुछ चीजें इमीडिएटली करते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं हम उनको बता देते हैं घर जाके वो करते रहे। कुछ चीजें कई लोगों को, जैसे पार्किंसन है ना, या पैरालिसिस हो गया किसी को, ये एग्जांपल ले लेते हैं। पैरालिसिस किसी को हो गया, पैरालिसिस में क्या हो गया, या तो एक लिम्ब मूव करना बंद कर गया, या एक साइड के दोनों लिम्ब्स मूव करना बंद कर गया। किसी का फेस भी इन्वॉल्व होता है तो हेमिप्लेजिया हो सकता है, क्वाड्रिप्लेजिया हो सकता है, चारों लिम्ब भी एक साथ बंद कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है ब्रेन का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व हुआ, कितना हुआ।
उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में क्योंकि ब्रेन ने सिग्नल देना बंद कर दिया, इसलिए हाथ पैर हम चला नहीं पा रहे, वो ठीक होते हैं। लेकिन जब उनको नहीं चला रहे, जब वो चल नहीं रहे, आपके शरीर के मसल्स हैं, जितने चलाएंगे उतना ज्यादा स्ट्रांग होंगे, नहीं चलाओगे वो धीरे धीरे करके सूख जाते हैं, मसल्स बंद हो जाते हैं चलना। तो वो मसल्स जो वीक हो जाते हैं उनके लिए हम लोग फिजियोथेरेपी की अप्रोच को लेके चलते हैं। तो वो पैसिव एक्सरसाइजेस करवानी पड़ती हैं उनको, कि वो खुद नहीं कर पा रहा, हम लोग उनको करवाएंगे। और कई सारी मोडालिटीज हैं जो उसमें होती हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनके बॉडी के अलग अलग रूट्स को यूज करते हैं, मतलब रास्ते, नाक का रास्ता है, बस्ती देते हैं, जैसे एनीमा देते हैं, इस तरह से वो दवाई देने का एक तरीका है जी। मुंह से एक दवाई नहीं खाओ तब भी ठीक हो सकते हो जी। तब भी ठीक हो सकते हो, मुंह से एक दवाई भी नहीं खाओ, इतने रास्ते हैं। स्किन के ऊपर लगाने वाली चीजें हैं, तो वो क्या करती हैं, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएंगे, नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग करेंगे, धीरे धीरे करके मसल्स को स्ट्रांग करेंगे, अंदर से स्ट्रांग करेंगे। तो वो उनकी परमानेंट सोल्यूशन होती है प्रॉब्लम की। फिर सर मैं ये जानना चाहूंगा, ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जो एक आम इंसान अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी बीमारियों से बचने के लिए, बेसिकली जो नी पेन की प्रॉब्लम है उससे बचने के लिए घर पर ही शुरू कर सकता है और देखिए सेफ भी हो? देखिए, उसके लिए जरूरी है कि आपकी क्वाड्रिसेप मसल की स्ट्रेंथनिंग हो। उसके लिए एक्सरसाइज है आपकी डायनेमिक क्वाड्स, जो आप चेयर पे बैठ के कर सकते हो। सिंपल चेयर पे बैठ के पैर सीधा करना है। दूसरा है स्ट्रेट लेग रेज, लेट के सीधा पैर ऊपर उठाना, साइड में लेट के सीधा पैर ऊपर उठाना, और उल्टा लेट के नी को बेंड करना, जो हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेंथ अप करती है। ये भी समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। फिर डिबेटेबल टॉपिक है ये कि जिम जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आपका क्या टेक है इस पे? क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि जिम जाने से हमारे को कई सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं मसल्स की, क्या सही होता है? सही में है ये? देखिए, जिनको प्रॉब्लम है, जिनको नेक पेन है, बैक पेन है, नी पेन है, वो पहले फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं। अगर हमारे पास आ सकते हैं तो हमारे पास आए, तो वो चीज हम वो पैथोलॉजी को ठीक करें। उसके बाद जो मसल स्ट्रेंथनिंग की बात कर रहे हो आप नॉर्मल इंसान के लिए, वो जिम में मेरी सलाह ये है उनके लिए कि वो जिम में जाते ऐसा नहीं कि हमने तूफान मचा देना है, हमने एकदम बॉडी बनानी है या स्ट्रेंथ इतनी ले आनी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ग्रेजुअली ही जा सकते हो उस तक। जो लोग बिल्कुल फास्ट कोशिश करते हैं या फिर ट्रेनर उसको पुश ज्यादा करते हैं, तो वो वहां से इंजरी करा के आ सकते हैं, पूरा चांस है। और हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते भी हैं। तो मेरी सलाह यह है कि आप जिम करो, बेफिक्र करो, पर ग्रेजुअली इंक्रीज करो, एक्सरसाइज को भी, रेजिस्टेंस को भी, वेट को भी, वो ग्रेजुअली आप ऊपर जाओ जी। और दूसरा, जो एक्सरसाइज हम कराते हैं, जो थेरेपेटिक एक्सरसाइज, और जो आप पूछ रहे थे कि आफ्टर सर्जरी कुछ लोगों को प्रॉब्लम रहती है, तो उन्होंने नी रिप्लेसमेंट कर दिया, पर मसल को कैसे स्ट्रेंथ अप करेंगे? और आपने पहले बोल चुके हो आप कि 50 के बाद ये प्रॉब्लम आती है। हाँ, फाइनल डिजनरेशन 50 के बाद ही होती है, ठीक है जी, ये बात मान ली। अब उन्होंने सर्जरी कर दी, पर जैसे जैसे एज बढ़ेगी मसल वीक होती जाएंगी जी, वो ड्राई होती जाएंगी, क्योंकि एज के साथ आदमी पानी पीना कम कर देता है, डाइट कम कर देता है, चलना फिरना कम हो जाता है, चलना फिरना भी डेफिनेटली कम हो जाता है। तो उसके लिए स्ट्रेंथनिंग तो और ज्यादा जरूरी है, पर स्ट्रेंथ तो हो ही नहीं रही। और ये जो डॉक्टर साहब ने अभी बोला कि इंटीग्रेटेड अप्रोच, वो सभी डॉक्टरों को लेके चलना चाहिए। हर मेडिकल फील्ड का जो पर्सन है उसको इंटीग्रेटेड अप्रोच के बारे में सोचना चाहिए, जिससे कि हमारा हेल्थ इंडेक्स ऊपर जाए। और जरूरी भी है वो, पर नहीं, लोग नहीं करते। सर्जन बोल देते हैं कि जी सर्जरी होगी, 1 महीना कराओ, फिर उसको आपको एक्सरसाइज की जरूरत है नहीं। वो उनको ये क्यों नहीं काउंसलिंग करते उनकी कि बाद में आपकी मसल तो वीक होंगी। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास पटेलोफेमोरल पेन लेके आते हैं आफ्टर सर्जरी, जो कि ठीक ही नहीं होता। सर्जन के पास जाते हैं जी, वो बोलते हैं इम्प्लांट ठीक है, तो वो कैसे ठीक करें? उसके लिए जरूरी है कि जो क्वाड्रिसेप मसल टाइट होगी तो उसको स्ट्रेच करें, और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जो मैंने आपको अभी बताई उसको कंटिन्यू करें। और जो कुछ स्पेशल केस हैं जिनमें कुछ मसल वीक रह गई हैं, लोगों ने काम चला लिया कि ठीक है जी, इंडिया में है कि चलो काम चल रहा है, चलने दो, कुछ देर बाद हम उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, दर्द में जिंदगी भी, हाँ, दर्द के बेसिकली दर्द में जीना सीख जाते हैं। किसी ने कहा है कि जिंदगी जीना सीखना है तो दर्द में सीख लो जी,
शायरिया लिखते हैं फिर उस पे। इंडिया में तो बहुत ज्यादा होता है मैम, लोग जब तक एंड स्टेज तक नहीं पहुंच जाते तब तक काम डेफिनेटली चला लेते हैं। मैं आप वाली बात पे आने वाला था। जब वो एंड स्टेज पहुंच जाते हैं ना कि जी अब तो पेन बियर नहीं होता, अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं है कि हमने सर्जरी ऑलरेडी करा चुके हैं, और रिपीटेड नी रिप्लेसमेंट सब सर्जन नहीं करते, सब उससे भागना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है जी। तो फिर उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। पर फिर भी उनके पास ऑप्शन है, वो प्रॉपर हमारे आसपास के एरिया में है या हम तक पहुंच सकते हैं तो दिखाएं, उसको हम करेक्ट कर सकते हैं जी। बहुत सारे केस करेक्टेबल हैं उस स्टेज में भी। कुछ स्पेसिफिक मसल हैं जो वीक रह गए हैं और उन्होंने सोचा कि काम चला लेते हैं। सर एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपके पास जितने भी पेशेंट आते हैं उनका सबसे मेन कंसर्न क्या सामने आता है, उनके दिमाग में क्या क्या मिथ्स आते हैं कॉमनली मिथ ये होते हैं कि जी घुटने के गैप बढ़ गया है, या कुछ लोग बोलते हैं बढ़ गया है, कम हो गया है। तो बेसिकली कम ही होता है कि कम हो गया है जी, अब तो सर्जरी करानी पड़ेगी, पर हालांकि वैसा नहीं है। वही मैं जो आपको बोल चुका हूं कि घुटना बदलवाने से ज्यादा जरूरी है कि हो सकता है कि उसको संभालने की जरूरत है। बैक और उसमें भी ऐसा ही है। हाँ, कमर और नेक के लिए भी ऐसा ही है। तो सर्वाइकल में भी तो यही होता है। अगर हम वैसे बात करें तो जो बैक एक के पेशेंट्स हैं, खास करके जो फीमेल्स हैं, तो जैसे पहले बात कर रहे थे तो की एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं या जिम की बात कर रहे हैं, तो हमारा माइंड सेट ये है कि ऐसे मिथ है ये भी कि फीमेल्स को जो जिम नहीं करना चाहिए, मसल बन जाएंगे, मर्दों जैसी बॉडी हो जाएगी। ये मुझे समझ नहीं आता किसने सिखा दिया। मैम ओल्ड एज पर्सन भी डरते हैं जिम जाते हुए। ओल्ड एज छोड़ो, यंग एज वाले भी डरते हैं। उनको लगता है कि जो लड़कियां जाती हैं उनको भी डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कौन था जिसने ये कहानी शुरू करी और फिर बाकी के लोग उसको मान क्यों रहे हैं बिना सोचे समझे। मुझे ये समझ नहीं आ रही, जबकि हमारी बॉडी के मसल्स को चलाने की जरूरत है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, जब हम एक सिलेक्टिव काम करते हैं, मान लो कोई सिलाई मशीन चला रहा है, तो वो जिस हाथ को चला रहा है उसका वो हाथ ज्यादा स्ट्रांग होगा दूसरे हाथ से जी। तो जो फीमेल्स हैं वो छोटे काम करती हैं पूरा दिन घर पे, उनके छोटे मसल्स, उनके जो बड़े मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं धीरे धीरे करके। छोटे मसल्स भी वीक होते हैं क्योंकि वो ज्यादा वेट वाला उठाने वाला काम नहीं करती हैं। तो और जब तक इस एज में हम पहुंचते हैं 40 से ऊपर, पेरीमेनोपॉजल की मैं बात कर रही हूँ, अब ये एक मुद्दा जो है इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता हमारे देश में। तो मैं तो चाहती हूँ कि इस बारे में हम इतनी बात करें कि सबको समझ में आ जाए कि हमने इस एज को संभालना कैसे है। जो पेरीमेनोपॉजल वाला स्टेज है 10 साल का, पीरियड्स बंद हो गए पहले का और बाद का, तो हार्मोन्स बनने बंद हो गए, सीधा असर जो है हमारे जॉइंट्स पे पड़ता है, हमारी बोन्स पे पड़ता है, ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा होने लगता है। फीमेल्स की जो कैल्शियम की नीड है वो मेल से डबल, अगर आपकी 500 है तो मेरी 1000 मिलीग्राम होगी पर डे की, ठीक है। लेकिन डाइट हमने खानी नहीं, एक्सरसाइज हमने करनी नहीं, है ना, ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे हमारा जो जॉइंट्स है वो स्ट्रांग हो। तो मैं कहना चाहती हूं, अगर आप 40 साल के ऊपर की महिला हैं तो एक बात सबसे पहले अपने दिमाग में बिठा लो, 1 घंटा दिन में आपने अपने लिए निकालना है, ताकि वो जो शरीर चलता आ रहा 40 साल से आपका साथ दिया वो अगले 40 साल और चल सके। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेट्स उठाइए, लेकिन वो बिल्कुल प्रॉपर गाइडेंस में करना है। कोई भी ऐप खोल ली, कोई भी चैनल सब्सक्राइब कर लिया, उसको देख देख के सीखने लगे, बिल्कुल ये गलती नहीं करनी। ये एक्सरसाइज एक प्रिस्क्रिप्शन होती है, एक्सरसाइज भी एक प्रिस्क्रिप्शन है, उसमें आपको बताना है, आपको पूछना है, आपके फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए। सब लोग तो हमारे पास नहीं आ सकते, आप अपने अपने आसपास जाओ किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास हो गया हम बता देंगे। उनके पास जाए, वो आपके हिसाब से आपको लिख कर देंगे ये एक्सरसाइजेस आपने करनी है, वो कीजिए आप। तो वो वेट्स उठाना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए भी और जॉइंट्स को बचाने के लिए भी, दोनों कामों के लिए। तो अगर फीमेल्स जो मुझे सुन रही हैं, मैं उनकी बात अगर करूं, तो अगर आप चाहती हो कि आपके जो जॉइंट्स है वो बचे, आप ऐसे एक्टिव और शादियों में आप अपने मन का नाच भी सके, डांस भी कर सके, हील्स भी पहन सके, सब कुछ कर सके, तो जरूरी है कि डेली बेसिस पर आप एक्सरसाइजेस ऐसी करो जिससे आपके मसल्स जो है वो स्ट्रेंथ हो, आपके जॉइंट्स के आसपास का जितना भी स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथनिंग मिले, है ना।
तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वेट लिफ्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको करना है, इससे भागना नहीं। सेम एज ग्रुप की महिलाएं कौन कौन सी एक्सरसाइज करें? बिल्कुल। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वेट उठाने जरूरी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी जरूरी है। स्ट्रेंथ आएगी रेजिस्टेंस से, रेजिस्टेंस में आप थेराबैंड भी यूज कर सकते हो, वेट भी यूज कर सकते हो। पर मेरा वही फिर दोबारा से रिपीट सजेशन है, सलाह है कि वो ग्रेजुअली इंक्रीज करें। वो ऐसा ना करें कि एकदम जाते ही कि आज ही हमने इतनी स्ट्रेंथ लेके आनी है, कल किसी भी बढ़ जाए। आज 10 किलो उठाया, कल 50 किलो उठाया। हाँ, वो होता पता क्या है, आज उठा लिया और कल जाएंगे ही नहीं, हाँ। उसके बाद खत्म, बंद हो जाता बेसिकली है। इस बात पे भी आता हूं मैं कि जैसे हम अभी तक एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, आज फर्स्ट डे हम जिम गए, अगले दिन तो हम उठे ही नहीं, जिम ही नहीं आए। क्यों? ड्यू टू सोरनेस, जिसको हम बोलते हैं डोम्स, डिलेड ऑनसेट ऑफ मसल सोरनेस। जी, डोम्स हुए, सोरनेस हुई। पर एक तो फर्स्ट डे से ऐसा नहीं है कि ब्रूसली बन जाना है, तो धीरे धीरे शुरू करना है। और अगर वो सोरनेस है तो फिर भी उसको स्ट्रेचिंग और मसाज से उसको करेक्ट करना है और कंटिन्यू करना है एक्सरसाइज को। ऐसा नहीं है कि उसके बाद फिर छोड़ देना है। सर अब मेरा आखिरी सवाल इस टॉपिक घुटनों की समस्याओं को लेकर ये आएगा कि आप दोनों का सिंगल लाइन में क्या आंसर आएगा? अगर किसी को घुटने की बदलवाने के लिए कह दिया गया तो आप क्या उनको राय देंगे? आप पहले हमें दिखाओ, क्या पता आपको घुटना ना बदलवाना पड़े, तो हम एक बार चेक कर लें कि आपकी स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग और ज्वाइंट रिहैब से हम और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से अगर उसको हील कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, तो हम ट्राई कर सकते हैं। जी मैम, आपका क्या टेक रहेगा इस पे? मैं तो बिल्कुल यही कहना चाहूंगी कि जो हमारी सदियों पुरानी हमारे देश की जो स्ट्रेंथ रही है, वो जो थेरेपीज हैं, वो जो टेक्निक्स हैं, वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव हैं, लेकिन अपने लिए सही टेक्निक चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक बार अपना घुटना हमें जरूर दिखा लो। हो सकता है कि उसी घुटने के साथ चल चल के या बार बार पूरी दुनिया घूमो उसके, और हमें याद रखो उसके बाद। तो उस घुटने को बचाने के लिए आपके लिए कौन सी टेक्निक काम करेगी, ये हम आपको बताएंगे। उसको आप 2 से 3 महीने फॉलो करिए, और उसके बाद भी अगर आपको घुटना बदलवाने की जरूरत पड़ेगी जी, तो फिर तो मुझे लगता है कि हमें काम करना बंद करना पड़ेगा उसके बाद। जी। तो मैम 2-3 महीने तो लोग फॉलो करने के लिए रेडी हो जाएंगे, वो कहते हैं कि हमारे रिजल्ट देखने मिले। रिजल्ट कब से देखने को मिल जाएंगे उन्हें? देखिए, रिजल्ट तो उनको तुरंत देखने को मिल जाते हैं। अब मेरी बात सुनो, स्किन आपकी ड्राई है, ड्राई स्किन के ऊपर आप कोई भी ऑयल या क्रीम लगाओ तो ड्राइनेस तुरंत दूर होती है कि उसको समय लगता है? तुरंत होती है, लेकिन अगले दिन वो फिर से ड्राई होती है। तो फिर क्या करते हो? फिर वापस दोबारा से लगाते हो। यही हमने अपने जॉइंट्स को करना है। तुरंत से वो उसकी ड्राइनेस को कम करेंगे। जो ऑयल्स हम लोग बताएंगे कि आपने ये किस तरह से इस्तेमाल करना। कटिबस्ती हम करते हैं, मैं थेरेपिस्ट के नाम बता देती हूँ। कटिबस्ती करते हैं हम, ठीक है। कटी या बैक पे होती है, जानुबस्ती होती है, जो घुटने पे हम लोग वो आटे की एक दीवार बना के और उसमें हम ऑयल्स डाल के उसमें रखते हैं, ठीक है। तुरंत से ऊपर से अंदर से हर तरफ से जो वो एक ड्राइनेस आ गई वो खत्म होती है। लेकिन अगले दिन फिर आ जाएगी, फिर उसको ठीक करना है, अगले दिन फिर आ जाएगी। करते 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 वो इतनी ज्यादा हाइड्रेशन हो जाएगी कि वापिस पहले जैसा घुटना बन जाता है। जी। और अगर हम फिजियोथेरेपी की बात करें तो फिजियोथेरेपी में हम वैसे ही कितनी बार उनको स्ट्रेंथनिंग करनी है दिन में, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, वो हम उनको प्रिस्क्राइब करेंगे। एक बार वहां करा के बताएंगे कि ऐसे ऐसे करनी है। अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनको करेक्ट करेंगे, ठीक है जी। और मेरे को लगता है कि स्ट्रेंथनिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, पर अगर रेगुलर करेंगे और जितनी बार हमने बताया तो उनको साथ साथ रिजल्ट भी दिखना शुरू होगा। 100% फॉलो करेंगे तो रिजल्ट दिखेंगे ही दिखेंगे। हाँ, डेफिनेटली 100% फॉलो करेंगे तो रिजल्ट साथ के साथ दिखेंगे। बैक पेन की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है लोगों को। ज्यादातर ये कॉर्पोरेट्स में देखी जाती है, ड्राइवर्स में देखी जाती है, और आम लोगों में भी अब आजकल हो रही है, और उम्र के साथ भी होती है, और छोटे लोगों में भी, बच्चों में भी होने को अब दिख रही है। तो क्या कारण रहेंगे? देखो, कई सारे कारण हैं। वैसे तो सबसे जो मेन कारण बैक का है, जो वो पोस्चर है, जो इंसान का पोस्चर है, जिस पोस्चर में हम बैठते हैं, जिस पोस्चर में हम पूरा दिन काम करते हैं, ज्यादातर हम जिस पोस्चर में रहते हैं। और बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि जिस गद्दे पे वो सोते हैं वो भी एक बहुत बड़ा जो है कारण है।
बैक एक की जिनको दिक्कत है उसके साथ रिलेटेड है वो। कई सारे और कारण भी हो सकते हैं, डिजेनरेशन हो सकती है, या कोई जैसे बोलते हैं ना स्पेस कम हो गया तो नर्व कंप्रेशन हो गई उस वजह से हो गया, कोई इंजरी हो गई उस वजह से हो गया, ऑटोइम्यून प्रॉब्लम्स है बहुत सारे उसके वजह से भी हो सकता है। कई बारी कारण इतना सिंपल होता है लेकिन हम भागते रहते हैं उसको बड़ी बीमारी समझ के इतनी फाइलें बना लेते हैं एमआरआई करवा के, लेकिन कई बार बहुत छोटी सी चीज करने से ही उसमें आराम आना शुरू हो जाता है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे पेशेंट्स पे ये आजमा के देखा है। जब बैकएक के साथ हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहला काम जो मैं बोलती हूँ, फोन पे किसी ने पूछा, जैसे वो पीरियड जो पिछला पीरियड गया जब कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता था, फोन पे मैं उनको हमने यही बताया कैस्टर ऑयल खा लो, कैस्टर ऑयल लगा लो जी, 10 से 20 ml कैस्टर ऑयल पी लो और कैस्टर ऑयल का एक पैक अपने पीठ पे लगा लो हीट के साथ। इतना भर करने से ही बहुत सारे लोगों की समस्या बहुत हद तक ठीक हो जाती है। तो कई बार जो समस्या उतनी बड़ी होती नहीं है जितनी बड़ी हम और जिनसे हम जाके मिलते हैं वो बना देते। डॉक्टर्स बहुत शैतान है, बहुत शैतान हो चुके हैं डॉक्टर। वो जानबूझ के पेशेंट के सामने ऐसी पिक्चर क्रिएट की जाती है कि भाई साहब तुम्हें तो कोई बचा ही नहीं सकता था, तुम हमारे पास आ गए हो इसीलिए तुम बच गए हो या शायद बच जाओगे, जबकि दिक्कत कोई होती ही नहीं है। कई चीजें ऐसी होती है जो सेल्फ करेक्शन वाली होती है, उसमें खाली हमें किसी में पोस्चर करेक्ट करना है। अब कई काम ही इस तरह के हैं, जैसे हम आजकल हमारे पास एक पेशेंट आ रहे हैं वो डेंटिस्ट है, तो उनका काम है पूरा दिन झुक के करना काम, तो वो ऑब्वियसली स्ट्रेन पड़ेगा, तो जो जॉइंट है वो उसका अब्यूज हो रहा है एक तरह से, तो वो डिजेनरेट होगा या उसमें समस्याएं आएंगी। कई लोगों को जॉइंट्स की प्रॉब्लम या ये प्रॉब्लम आती है, चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, कोई वायरल फीवर हो गया। इतनी समस्या बढ़ गई है अभी रिसेंटली, वो जो आपने बोला टीके लगे उसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम क्रैश कर चुका है। हमारा इम्यून सिस्टम इतना क्रैश कर गया कि एक छोटा सा वायरल फीवर होने के बाद जॉइंट्स इतने इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे कि 6-6 महीने स्टिफनेस के साथ बंदा परेशान रहता है, जॉइंट सूज गए, हिल नहीं पा रहा, और बोल देंगे गठिया हो गया तुमको, तुम्हें रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया। अब तुम ये गोली का नाम बताना नहीं चाहती, मैं बोल दूं, वो खानी शुरू कर दो, स्टीरॉइड्स, हाँ स्टीरॉइड्स कुछ भी है, वो खाने, वो ही गोली तुमको जिंदगी भर खानी पड़ेगी, है ना। तो ये क्या है, माइंड की प्रोग्रामिंग उनकी चेंज कर दी जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। इन्फ्लामेशन को कम करके उसको 100% ठीक आप अपने आप भी कर सकते हो, मतलब उसका नेचुरल ढंग से इलाज किया जाए, बहुत ही आराम से नेचुरल तरीके से ही उसका इलाज होगा, क्योंकि वो इन्फ्लामेशन होगी ना अंदर, तो उसको कम करना है हमने। वो वायरल लोड बढ़ गया इतना ज्यादा कि उसने हमारे जॉइंट्स में बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन कर दी, तो उसमें एक गोली से आप एक दिन में कितनी बार उसकी इन्फ्लेमेशन को कम करोगे। वो इन्फ्लेमेशन हो ना, अंदर से जो उसका कारण है उसको भी तो ठीक करना चाहिए ना, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता। तो हम वो करते हैं, जड़ को पानी देंगे, पत्ते तो अपने आप हरे भरे हो जाएंगे, फूल भी बहुत सुंदर आएंगे, फल भी मीठा आएगा जी, पानी तो जड़ को देना चाहिए। तो हम वो बोतल में ऊपर स्प्रे करने वाला काम नहीं करते हैं जी। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप क्या एडवाइस करेंगे जिनको बैकएक की प्रॉब्लम है? देखिए जी, बैकएक के बारे में बात करने से पहले उसके कारणों के बारे में बात करेंगे, कि जो ऑलरेडी आप पूछ चुके हो कि पोस्चर या फिर जो उनका काम ऐसा है कि ड्राइवर हैं, तो कॉर्पोरेट वर्कर हैं, तो इसमें उनका सिटिंग पोस्चर है, कंटिन्यू किस पोस्चर में बैठे रहते हैं जी, और जो पोस्चर कंटिन्यू वो इतने साल से बैठे हुए हैं, उससे जो उनके बोन के अंदर जो चेंजेस आ गए हैं, जो उनके ज्वाइंट के अंदर चेंजेस आ गए हैं, तो एक तो उनको ठीक करने की जरूरत है जी, उनका पोस्चर भी बिल्कुल। तो जैसे मैं पोस्चर के बारे में बात करूं, जो मैं आपको टिप्स दूं, तो हम जो हमारे शोल्डर हैं वो ईयर लेवल, कान के लेवल पे हों, तो हम बिल्कुल सीधा बैठेंगे। ये जरूरी है कि आपकी नेक में पेन ना आए। तो अगर हम यहां से पोस्चर करेक्ट करना शुरू करेंगे तो अपने आप पूरी बॉडी का होगा। बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखें। अगर आप थक जाते हो, लंबा बैठना है, मसल उतनी स्ट्रेंथ नहीं है मसल की, तो आप बैक को सपोर्ट करके रखो, पर स्ट्रेट रखो। फिर हम हिप की बात करेंगे। हिप अब आपका 90 डिग्री फ्लेक्शन पे हो, इसके अकॉर्डिंग आप अपने चेयर को एडजस्ट करो। फिर आपका नी का जो फ्लेक्शन है वो भी 90 हो, और फुट रेस्ट
प्रॉपर हो कि वो 90-90 जो एंगल है नी पे भी हिप पे भी वो मेंटेन रहे। ठीक है जी। और दूसरा जो चीज है उसके साथ साथ स्ट्रेंथनिंग करो, क्योंकि विदाउट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आप जब तक आपकी मसल ताकतवर नहीं है तो उस पोस्चर को वो होल्ड नहीं कर सकती। ये बात क्लियर है कि जो लोग नहीं बताते, बोलते हैं कि जी पोस्चर करेक्शन कर लो, पोस्चर करेक्शन करो। खाली पोस्चर करेक्शन से आप उस पोस्चर को मेंटेन बहुत कम टाइम के लिए रख पाओगे, ज्यादा टाइम के लिए नहीं रख पाओगे जी। आप खुद देखो कि आप अगर पोस्चर किसी दिन आपको ध्यान आए कि पोस्चर ठीक रखना है, आप बैठ जाते हो थोड़ी देर बाद, जनरली लोग ना ऐसे हो जाते हैं, हाँ फिर हो जाते हैं, यही रहते हैं और वो मतलब स्ट्रेंथनिंग की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। हम्म। और काम करते वक्त लोग काम में ध्यान चला जाता है तो पोस्चर के बारे में लोग भूल ही जाते हैं, जिससे कि ये समस्या बढ़ जाती है। डेफिनेटली। तो कॉमनली वो क्या कर सकते हैं इसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए? तो अब हम अगर नेक से बात करें कि मैंने बताया आपको कि पूरा पोस्चर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो जो स्क्रीन है वो मेंटेन करें आई लेवल पे जी। ठीक है जी। पोस्चर जो आपके शोल्डर हैं वो ईयर लेवल पे हों, गर्दन पीछे करके रखें, और साथ में कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करें कि जो कि मैं अभी आपको करके बता देता हूं। एक पहली है, दोनों हाथ आगे करेंगे और पूरा जो शोल्डर ब्लेड हमारे पास आने चाहिए उसको खींच के 10 काउंट होल्ड करेंगे। ठीक है जी। 10 रिपीटेशन इसकी करेंगे। फिर है दोनों शोल्डर पीछे करके देन लिफ्ट, जिसको हम शोल्डर श्रग बोलते हैं, इसको होल्ड करेंगे। और तीसरी एक्सरसाइज है नेक को पीछे खींच के चिन को अप नहीं करना, अपने चिन को टक इन करके यहां होल्ड करना है। इसको आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइज बोलते हैं जी। इसको 10 काउंट तक होल्ड करके 10 रिपीटेशन। इन तीनों एक्सरसाइज के 10-10 रिपीटेशन आप कहीं भी अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हो तो बीच में, हालांकि 5 मिनट के ब्रेक में ये सारी एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर सकते हो जी, जिससे आपको नेक की प्रॉब्लम नहीं आएगी इन फ्यूचर। हाँ, बैक की मैं बात करूं तो बैक के लिए एक आइसोमेट्रिक बैक जी, जो कि आपने कमर के नीचे हाथ रखना है और कमर को दबा के 10 सेकंड तक रोकना है। एक ये एक्सरसाइज। एक टमी को टक इन करके होल्ड करना है जी, तो ये कोर को स्ट्रेंथनिंग करेगी। और आइसोमेट्रिक ग्लूट्स, दोनों ग्लूट्स को स्क्वीज करके होल्ड करना है 10 सेकंड के लिए और 10 बार 10-10 रिपीटेशन इन सारी एक्सरसाइज की करो तो ये आपके लोअर बैक के लिए, जो कि अभी पेन स्टार्ट नहीं हुआ है उनके लिए फायदेमंद है, या फिर थोड़ा बहुत पेन है या अनइजीनेस है उनके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। जिनको पेन स्टार्ट हो गया है तो वो एक बार आके हमें दिखाएं कि हम देखें कि कहां पे पोस्चर में प्रॉब्लम है, कहां पे उनका कर्वेचर चेंज हो गया है, कौन सी मसल को स्ट्रेंथ अप करने की जरूरत है। वो फिर इंडिविजुअली वो कस्टमाइज है फिर वो। और एक और मैं बताना चाहता हूं कि जो जरूरी है, जो सिटिंग जो जिनकी जॉब है, कोई भी ड्राइवर है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, तो एक तो उनको प्रॉब्लम आती है क्योंकि बैठे रहने से उनकी ग्लूट्स वीक हो जाती हैं। ग्लूट्स वीक होंगी तो प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर आपकी लोअर जो बैक पे आएगा, पैरास्पाइनल मसल पे आएगा, तो ग्लूट्स को भी स्ट्रेंथनिंग करने की जरूरत है। तो मेरी सलाह उनको ये है कि वो बीच में, जब बीच में ब्रेक मिलता है तो थोड़ा जितना भी वॉक कर सकते हैं वो वॉक करके दोबारा काम अपना शुरू कर ले। सर, इसी बात पे मैं बात करना चाहूंगा कि कितनी देर तक उन्हें पीसी पे बैठ के काम करना चाहिए, कितनी देर तक उन्हें, मतलब स्पेसिफिक टाइम है कोई कि इतनी देर बाद रेस्ट लेना जरूरी है हमारे शरीर के लिए? देखो, हर किसी की वो तो कैपेसिटी अलग अलग है, पर 30 से 40 मिनट बाद हमें ब्रेक लेके और एक बार मसल को थोड़ा मोबाइल कर लेना चाहिए कि वो उस कंडीशन में न जाए कि मसल वेस्ट होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है जी। अगर ग्लूट्स वीक होगी तो उनको हील पेन आ सकता है, नी पे इफेक्ट आ सकता है। ठीक है जी। और जो आपने बात बोली ड्राइवरों में क्या प्रॉब्लम आती है कि उनके कई बार तो मीडियल साइड घुटने में पेन आता है, क्योंकि जब ब्रेक से और क्लच पे जब शिफ्ट करते हैं पैर उस टाइम, या क्लच से ब्रेक पे शिफ्ट करते हैं या एक्सीलेटर पे शिफ्ट करते हैं, तो या तो उनके नी के मीडियल साइड पेन आता है या फिर उनके पैर के बाहर वाली साइड पेन आता है। तो उनके लिए भी हम स्पेशल एक्सरसाइज करा सकते हैं उनको। वो एक बार हमसे आके मिले, उसके लिए तो फिर कस्टमाइज है, उसको जो भी जिसको भी जो जरूरत है।
सर कॉमनली ऐसे देखने को मिलता है जिनको बैक की प्रॉब्लम होती है ना जी, जब वो डॉक्टर के साथ कंसर्न करते हैं तो डॉक्टर सीधा सीधा ये बोल देता है कि आपको ये जिंदगी भर रहेगी प्रॉब्लम, ठीक नहीं हो सकती। क्या ये ठीक हो सकती है? बिल्कुल ठीक हो सकती है। देखिए जी, क्या है कि जो पंजाब में नॉर्मली बोलते हैं, हरियाणा में बोलते हैं, अपने एरिया में बोलते हैं कि जी मन के दब गए आपके, उसमें डिस्क हमारी या तो बल्ज होता है या प्रोट्रूजन होता है, मतलब डिस्क अंदर से फट के बाहर आ गई, जो नर्व को कंप्रेस करना स्टार्ट किया। वो बिल्कुल अलग कंडीशन है। बैक पेन एक अलग कंडीशन है, वो रेडिकुलोपैथी स्टार्ट होगी। तो रेडिकुलोपैथी में हमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा और उसकी स्टेज देखी जाएगी कितना स्टेज है। रिकवर हो सकती है। बेसिकली पेशेंट की मेन कंसर्न यही होता है कि रिकवर हो जाए, टाइम वो देने के लिए तैयार होते हैं, रिकवर होने की उनको मेन कंसर्न रहता है। रिकवर हो जाएगी पूरी तरीके से? 100% रिकवर हो सकती है वो। बेसिकली कुछ महीने तक उसको इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, वही फिर हम आते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच पे कि इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए और हीलिंग को एक्सेलेरेट करने के लिए हम यूज करेंगे इंटीग्रेटेड अप्रोच, और साथ में उनकी स्ट्रेंथनिंग। जब भी किसी बॉडी पार्ट पे इंजरी होगी तो वहां की मसल वीक हो जाएंगी जी, और वो वीक ही रहेंगी। तो बेसिकली जो लोगों को प्रॉब्लम आती है कि जी एक बार हुई थी, फिर थोड़ा ठीक हो गई, फिर होगी, क्या होता है कि कुछ दिन वो इलाज कराते हैं, वो थोड़ा ठीक हो जाता है, इन्फ्लामेशन कम हो जाता है, फिर वो कुछ वजन उठाते हैं या कुछ करते हैं किसी भी एक्टिविटी में, उनका वो फिर ट्रिगर हो जाता है, रिकरेंट होता है वो इंजरी, क्योंकि वहां की मसल, स्पेसिफिक एरिया की मसल वीक होगी। तो स्ट्रेंथनिंग कंटिन्यू रखनी है और वो ऑब्जर्वेशन में करनी है, तो वो बिल्कुल 100% ठीक हो सकते हैं, पर अगर मिसगाइड ना हो तो। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि जब चोट लगती है ना कहीं पर, तो हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि उसको ना हिलाना नहीं, हिलाते ही नहीं हम उस जगह को जी। कहीं पर भी लग जाए चोट तो कोशिश ये रहती है कि उसको हम लोग बचा के और मूव नहीं करना, ये हमारी कोशिश रहती है, जबकि ये गलत अप्रोच है। कैसे? चोट लगने पर भी उसको मूव करना जरूरी होता है कुछ टाइम। हाँ, अगर फ्रैक्चर है, टेंडन टूट गया, मतलब जहां कुछ टूट फूट हो गई, जहां कुछ दो चीजें टूट के अलग अलग होगी, वहां उनको एक जगह पे रखना जरूरी है, वहां इमोबिलाइजेशन की जरूरत है। बोन टूट के ऐसे हो गई, उसको उसकी जगह पे रखना जरूरी है, इसलिए प्लास्टर लगा देते हैं कि हिलाना नहीं। लेकिन बाकी जो इंजरीज होती हैं, तो उन केसेस में जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हुई है, दूसरी तरह की इंजरीज, मसल टीयर हो गया, हाँ, जो वो इंजरीज होते हैं, उसमें जब हम उसको मूव नहीं करते हैं तो वहां ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं जाता, वो नहीं जाता तो हीलिंग डिले होती है जी। मैंने किताबें पढ़ने का, आप जानते हो मुझे शौक है, तो रिसेंटली मैं एक बुक पढ़ रही थी, अमेरिकन राइटर ने लिखी हुई है, वो पेन के ऊपर ही पूरी बुक है, उसमें भी उन्होंने यही लिखा हुआ है कि पेन को कम करने के लिए भी मूव करना जरूरी है जी, क्योंकि वहां पे जितना हम किसी हिस्से को हिलाएंगे, आप आज अपने शरीर के एक हिस्से को हिलाना बंद कर दो, वो धीरे धीरे करके वीक हो जाएगा, सूख जाएगा, मूव भी नहीं कर पाओगे, एक दिन ऐसा आ जाएगा। तो इसलिए चोट लगती भी है तो डॉक्टर के सलाह के साथ आपने उसको मूव करना है, उसको जितना ज्यादा आप बचा के रखेंगे उतना ही वो हीलिंग डिले होगी, उतना ही मसल्स वहां के वीक होंगे, उतना ही वो जॉइंट है जो और वीक हो जाएगा, और उतना ही उस पे जो री इंजरी है उसके चांसेस बढ़ जाएंगे जी। मैम, मैंने ऐसे एक उदाहरण देखा था, सोशल मीडिया की बात ही बता रहा हूं मैं, कि एक वुमेन है जो कि 50 ईयर एज थी, उनको अर्थराइटिस था। अर्थराइटिस की समस्या में उन्होंने जिम ज्वाइन करी, अपनी डाइट पे फोकस किया, और आज वो 65 अबव है और उनको अर्थराइटिस समस्या खत्म हो गई है बिल्कुल। देखो, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात कर रहे हो, जो आप बात कर रहे हो ना, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है डीजेनरेशन से, और एज लिंक्ड प्रॉब्लम है ये एक। इसमें क्या है, बेसिकली यही है कि जब हम लोगों ने मसल्स वीक हो गई, बोन अंदर से खोखली होनी शुरू हो गई, है ना, मसल्स जो है आसपास का जो ढांचा किसी भी जोड़ का, इसी जोड़ को ये दिखा सकते हो तो इसको ले लेते हैं, एक ढांचा जो है उसका आसपास का, उसकी स्ट्रेंथनिंग पे हमने ध्यान नहीं दिया, उसकी एक एक्सरसाइजेस जो करनी हमें जरूरत थी वो हमने करी नहीं, उसको हमने जो काम उससे लेना चाहिए ताकि वो स्ट्रांग रहे वो नहीं हम ले रहे, ऊपर से आपकी बोन्स अंदर से खाली होनी शुरू हो गई, तो ये सारी चीजें मिलकर ऑस्टियोआर्थराइटिस बनती हैं। उससे फिर पेन आती है, फिर पेन होने से और मूवमेंट कम हो जाती है, तो धीरे धीरे करके हम इस विशियस सर्कल में फंसते जाते हैं। जो उस फीमेल ने किया, उसकी अप्रोच बिल्कुल राइट थी, उसने अंदर सही रॉ मटेरियल भेजा,
इधर मशीन को सही से चलाया तो प्रोडक्ट तो बढ़िया ही बनेगा। तो बेसिकली हमें अपनी डाइट ठीक रखनी है, अपनी रूटीन ठीक रखनी है। जो लोग रात को जागते हैं उनको जॉइंट्स की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। आयुर्वेद के हिसाब से उनकी बॉडी का एयर एलिमेंट वात है जो वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसका काम क्या है, रफनेस करना, ड्राइनेस करना और पेन, ये सारा उसी का ही काम है। ठीक, तो जो लोग रात को जागते हैं उनके लिए और भी ज्यादा जरूरी है कि वो अपने रेगुलर बेसिस पर बॉडी की ऑयलिंग करें। स्किन पर तो हम ऑयल लगाना ही भूल गए हैं, लोशंस खरीद के चिपकाई जा रहे हैं, वो केमिकल्स के पे केमिकल्स लगाते रहेंगे, लेकिन नेचुरल चीजें नहीं हम इस्तेमाल करना चाहते। तो बॉडी की रेगुलर मसाज बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे होता क्या है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। जब हम बॉडी पे ऑयल लगाते हैं तो दो तरह से ये चीज काम करती है। एक तो उस ऑयल ने काम करना है। अब तिल का तेल जो है ये कैल्शियम से भरपूर है, तिल कैल्शियम रिच फूड है, खाओ भी लगाओ भी। तो तिल के तेल से हम मालिश करते हैं तो वो कैल्शियम का भी एक सोर्स है। सेकेंडली वो ड्राइनेस को कम करता है जी, ठीक है। जब फिर हम मसाज करेंगे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो जल्दी जल्दी जो है उस पार्ट को, जहां पे भी किसी पार्ट को ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है क्योंकि वो बीमार है उतना हिस्सा, तो उसको और ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है ना, तो वो लेके जाने वाला कौन है, ब्लड। ब्लड सर्कुलेशन होगा, लिम्फेटिक ड्रेनेज होगी, मतलब वहां पे अगर कुछ फ्लूइड बाहर निकल गया या वहां कुछ ऐसी चीज जमा है जो वहां नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्टिफनेस हो रखी है, तो उसके लिए लिम्फेटिक ड्रेनेज के लिए भी हम लोग मसाज ही करते हैं, है ना। और चोट लग गई या जिम करके आ गए मसल में खलियां पड़ गई, आम भाषा में बोलो भाई, नमक की पोटली या रेत की पोटली से सेक करो ना उसको जी, उसको उससे सेक करना है हमने। तो ये चीजें जो हैं ये बड़ी आसान है करनी, लेकिन हमें पता नहीं इसलिए हम नहीं कर पाते। तो एज बढ़ रही है तो जैसे उस फीमेल ने किया, डाइट आप अपनी अच्छी करो, बॉडी को हर चीज की बैलेंस जरूरत है वो खाओ, घी भी खाना जरूरी है, तेल भी जरूरी है बॉडी के लिए, लगाओ तेल को, ठीक है, बॉडी के ऊपर मसाज करो, अपनी केयर करनी चाहिए जी। तो ये दोनों तरह से अगर हम इसको पकड़ेंगे तो डेफिनेटली जो उसने किया वो हम सब कर सकते हैं। मैम आजकल ना जो लोग जिम जा रहे हैं ना उनमें प्रोटीन की बहुत ज्यादा कमी हो रही है, लोग प्रोटीन के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं उस वजह से। तो प्रोटीन का हम ऑर्गेनिक सोर्स क्या हो सकता है हमारे लिए, वेजिटेरियंस के लिए खास करके? वेजिटेरियन, ये सवाल मेरे सामने पहली बार नहीं आया, ये सवाल तो मेरे सामने तब से आ रहा है जब से मैं क्लिनिक पर बैठी जी। खास करके जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन है और जो जिम करते हैं, जो वेजिटेरियन है, तो उनकी ये क्या है कि सारा डर का खेल है। तो ये बता दिया गया कि भाई अगर ये नहीं खाया ना तुमने चम्मच भर के रोज, तो ना तो तेरे मसल बनने हैं, ना तेरी स्ट्रेंथ आनी है, ना तेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव होनी है। बहुत सारे लोगों ने इसको गलत साबित किया, बहुत सारे लोगों ने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया है, लेकिन वो वेजिटेरियन लोग हैं। एक बॉडी बिल्डर है हमारे देश के, मेरे को नाम उसका ध्यान नहीं आ रहा, आपको याद आएगा तो बाद में लगा देना स्क्रीन पे जी। वो 100% वेजिटेरियन है। सत्तू है जो हमारा, जो सत्तू हम लोग खाते थे घरों में, बच्चों को भी खिलाया जाता था, वो क्या है, प्रोटीन का भरपूर सोर्स है वो जी। स्प्राउट्स है हमारे। मैंने जब एक मैंने पढ़ाई करी, कोर्स किया, उसमें चाइल्ड न्यूट्रिशन के ऊपर था। तो जब हम कम्युनिटी हीलिंग की बात करते हैं तो वो उसमें एक रेसिपी बताई गई है जो सरकारी प्रोग्राम में भी शामिल है कि मूंग की दाल है जो उसको अंकुरित कर लो, उसको स्प्राउट कर लीजिए, फिर उसको सुखा लीजिए जी। जब दालों को हम अंकुरित कर लेते हैं, स्प्राउट कर लेते हैं, उनकी प्रोटीन जो है वो बहुत गुना बढ़ जाती है जी, है ना। ऐसे खा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। छोटे बच्चे हैं नहीं खाते या आपको टेस्टी नहीं लग रहा, आप उसको सुखा लीजिए, उसको पीस लीजिए, उसका आटा बना लीजिए, उसके बाद चाहे उसके लड्डू बना के खा लो, चाहे उसको किसी भी तरह से आप उसको बना के खा सकते हो। तो सब बना के भी खा सकते हैं, बिल्कुल चीला बना के खा सकते हैं। सत्तू मखाने लीजिए, उसको भून लीजिए, वो भी पीस कर उसमें मिक्स कर लीजिए, है ना। उसी में आप ये स्प्राउटेड जो ग्रेन्स हैं, वो स्प्राउटेड जितनी भी दालें स्प्राउट आप कर सकते हो, स्प्राउट करके उसको आप उसमें मिक्स कर लीजिए, अश्वगंधा डाल लीजिए उसमें जी, ठीक है। इस तरह की ये नेचुरल चीजें हैं। और प्रोटीन की अगर आप परसेंटेज को कंपैरिजन करेंगे ना, अगर 30 ग्राम प्रोटीन पाउडर जो सिंथेटिक प्रोटीन पाउडर है उससे, और अगर आप इन नेचुरल चीजों के से बना हुआ जो प्रोटीन पाउडर है, अगर आप उसको कंपैरिजन करेंगे तो वो कम से कम भी 6 गुना ज्यादा प्रोटीन होगा प्लांट बेस्ड में।
जी। ऐसा नहीं है, कॉम्बिनेशंस इंपॉर्टेंट है। वेजिटेरियंस की प्रॉब्लम है कॉम्बिनेशंस। क्यों? अकेली प्रोटीन को हमारी बॉडी जो है नहीं ले पाती है, तो जब हम लोग दाल चावल खाते हैं तो वो प्रोटीन कंप्लीट हो जाता है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन कंप्लीट जी। हो जाता है तब वो। और कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? मटर है, जैसे मटर भी प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। जो चने हैं, सफेद चने हैं, वो भी उस 3 बीन सैलेड बना के खाओ आप। चने हो गए, सोयाबीन हो गई, है ना, ब्लैक चने हो गए या लोबिया हो गया, ये जो चीजें हैं इनको आप सोक कीजिए, हल्का इनको स्टीम कीजिए या उबाल लीजिए, उसकी सैलेड बना के खाओ, इतनी बढ़िया टेस्टी वो सैलेड लगती है। हाई प्रोटीन का ये सोर्स है। जी। ठीक है, तो कॉम्बिनेशंस इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट है ना। और जितनी ज्यादा जो इस तरह की चीजें, हमारी जो नेचुरल डाइट चलती आ रही है सदियों से, वो ऑलरेडी अपने आप में कंप्लीट है, तो हमें उस ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसको खाना है बस। ट्रेडिशनल चीजों पे वापस आ जाओ, बस यही मेरा मैसेज है। मैम, लोगों ने ना भ्रम इस वजह से फैला रखा है कि कार्ब्स आप ज्यादा खा रहे हो तो प्रोटीन की मात्रा ज्यादा बढ़ाओ, क्या ये सही है? देखो, कई जगहों पे है भी, जैसे अब डायबिटीज के पेशेंट होते हैं जो, खास करके उसमें हमें उनको प्रोटीन ऐड करना पड़ता है, तो हम करते भी हैं। हम उनको एक बार की बजाय 2 बार आप स्प्राउट्स खाइए, हम उनको मोटिवेट करते हैं। सोयाबीन खाइए, हम उनको मोटिवेट करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम ऐड करते हैं उनकी डाइट में, है ना। तो बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। हमारी बॉडी को हर चीज की जरूरत है। हम एक तरह, हमारे शास्त्र बोलते हैं कि एक रस सेवन करेंगे तो शरीर में वात की वृद्धि होगी। ये हुई शास्त्रों की स्टेटमेंट। अब इसको मैं डिकोड कर देती हूँ, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, अगर हम एक ही तरह की चीज को लगातार खाते रहेंगे तो हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगी उन चीजों की जिनको हमने छोड़ दिया। अगर फैट भी हमारी बॉडी के लिए जरूरी है जी, मेटाबॉलिज्म के लिए फैट जरूरी है। प्रोटीन खा लो, फैट नहीं खा रहे हो, है ना, क्या करोगे? बॉडी के सॉफ्टवेयर को तो नहीं चेंज कर सकते ना हम, वो तो वही का वही रहे जी। इसलिए सही मात्रा में हर चीज लेना जरूरी है। ब्रेन ही नहीं काम करेगा तो अकेले मसल बना के क्या कर लोगे? ब्रेन को फैट चाहिए। किसी चीज को भी आपने ब्रेन तक भेजना है तो वो या तो शुगर के साथ भेज दोगे, या अल्कोहल के साथ भेज दोगे, या आप उसको फैट के साथ भेज दोगे, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर ही नहीं क्रॉस करेगा। इसीलिए कॉम्बिनेशन बड़े इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाके बैठो, उनके पास बैठ के डिस्कशन करो, अपनी रूटीन बताओ, अपनी फिजिकल एक्टिविटी लेवल बताओ, उसके हिसाब से आप उनकी डाइट पूछिए, क्या क्या चीजें आपको और ऐड करनी है वो कीजिए। नेचुरल तरीके से आप सब कुछ कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है हमें सिंथेटिक सप्लीमेंट्स की, कोई जरूरत नहीं है हमें सुबह उठ के मुंह में टैबलेट्स ठूसने की। एक बार जिसको बैक पेन हो गया वो सारी उम्र उससे परेशान रहता है। तो एक तो है कि वहां पे मसल वीक हो गई, वहां पे प्रोटेक्टिव स्पाज्म आ गया। बॉडी का हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है कि वहां पे प्रोटेक्टिव स्पाज्म करेगी, उस बॉडी पार्ट को कम यूज करेंगे हम। वो एक हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, तो जिसकी वजह से वो एरिया वीक हो जाएगा, उसको स्ट्रेंथन अप करना है। तो इस वजह से वहां पे रिकरेंट इंजरी होने का चांस रहता है और उनका पेन हमेशा के लिए बना रहता है। पहली बात ये। दूसरी हम बात करेंगे कि जो लोग सोचते हैं, मैं पहले बता चुका हूं कि ये थेरेपेटिक एक्सरसाइज है जी। तो कहीं भी कोई इंजरी होती है, उस इंजरी के ऊपर हम थेरेपेटिक एक्सरसाइज देते हैं, उससे उसमें लोड नहीं आता, ऑप्टिमम लोड होता है। ऑप्टिमम लोड हर किसी इंजरी को ठीक करने के लिए जरूरी है। जैसे फ्रैक्चर में भी ऑप्टिमम लोड हम देते हैं। आफ्टर सर्जरी भी डॉक्टर आपको बोलता है कि आपने चलना शुरू करना है। अगर आप उस पर वेट नहीं डालोगे, ऑप्टिमम लोड मतलब ग्रेजुअली इंक्रीज करना है, कितना कितना करना है वो या तो आपका सर्जन डिसाइड करता है या फिजियोथेरेपी डिसाइड करता है कि कितना डालना है। उससे ऑप्टिमम लोड से उसमें स्ट्रेंथनिंग आएगी, उसकी मिनरलाइजेशन अच्छे से होगी और वो अच्छे से जुड़ेगा जी। अगर आप हड्डी को प्लस्तर में या उसको लोड ना दो, उसको ऐसे छोड़ दो, एक तो वो वीक हो जाएगी जी, जो कि एक नेचुरल सा फंडा है कि हम जिस चीज को यूज नहीं करते वो खराब हो जाती है। मसल्स के साथ भी यही रहता है। मसल के साथ भी यही रहता है। तो ऑप्टिमम लोड जरूरी है और हम थेरेपेटिक एक्सरसाइज से उसको ऑप्टिमम लोड ही दे रहे हैं।
सर ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि हम कोई स्पेसिफिक मसल को टारगेट करके भी एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज बताएगी ऐसे? हाँ, डेफिनेटली हम स्पेसिफिक मसल को ही टारगेट करके एक्सरसाइज बताते हैं, तभी तो वो थेरेपेटिक एक्सरसाइज हुई। अगर आप डंबल उठाओगे तो आपकी बाइसेप का भी जोर लग रहा है, आपके शोल्डर मसल का भी जोर लग रहा है, आपके नेक मसल का भी जोर लग रहा है, तो वो कंप्लीट है। वो एक यूनिक मसल कभी काम नहीं कर रही, तो हम उसको स्पेसिफिक टारगेट करके फोकस करके उस एक्सरसाइज को कराते हैं कि उस एरिया में फर्क पड़े जहां प्रॉब्लम है। सर अब हम सर्वाइकल के ऊपर बात कर लेते हैं। जी। सर्वाइकल की जो समस्या है वो ज्यादातर महिलाओं में देखने को मिलती है और आजकल बहुत ज्यादा हो रही है लोगों में। और सर्वाइकल की जो समस्या है, क्या वो स्पेसिफिक पोस्चर की गलती होने की वजह से ये समस्या बढ़ती है क्या? जी बिल्कुल, आपका सही क्वेश्चन है। सर्वाइकल आजकल बहुत फैला हुआ है ड्यू टू हमारा फोन यूज, स्क्रीन। तो हम स्क्रॉल ही करते रहते हैं। जिसने स्क्रॉल बनाया है वो खुद परेशान है कि मैंने बना क्यों दिया ये। जी। तो हमारा उस फोन में जब होता है तो नेक हमारी बेंड हो जाती है, दोनों शोल्डर आगे आ जाते हैं। तो मैंने आपको जो बताया था कि पोस्चर, करेक्ट पोस्चर क्या है कि शोल्डर पीछे और ईयर शोल्डर लेवल पे, तो उल्टा हो जाता है तो पोस्चर की वजह से। फिर स्टार्टिंग में स्टार्ट होता है कि अनइजीनेस, उनको लगता है कि यहाँ थोड़ी स्टिफनेस सी है। फिर बाद में वो पेन में तब्दील हो जाती है। कुछ टाइम ऐसा आता है कि वो पेन बढ़ के उनकी डेली लाइफ एक्टिविटी को इफेक्ट करता है जी। और बाद में तो ऐसा भी होता है कि उनको सर्वाइकोजेनिक वर्टिगो, सर्वाइकोजेनिक हेडेक, जब सुपरफिशियल मसल से अगर वो डीप एक्सटेंशन, डीप मसल में स्पाज्म चला जाता है तो आपका जो स्पाइन का अलाइनमेंट है फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रा का, वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको सर्वाइकोजेनिक हेडेक रहेगा। आपको यहां से स्टार्ट करके पूरा यहां तक पेन आएगा जी, और आपको लगेगा चक्कर आ रहे हैं। तो फिर आप बिल्कुल रेड अलर्ट पे हो, तुरंत आप फिर फिजियोथेरेपिस्ट से या हमसे मिलो, वो जरूरी है। सर जो लोग पेन किलर्स खा लेते हैं इसके लिए, क्या वो गलत इफेक्ट करती है? बिल्कुल गलत है। ये शायद किसी को बुरा लगे मेरी बात, कुछ एलोपैथी वाले डॉक्टरों को या ऑर्थोपेडिशन को, कि हम ठीक है उनने पेन किलर खाई पर हमारा जो रीजन है वो ठीक नहीं हुआ। मैं ये नहीं बोला कि पेन किलर खाओ ना। लोग कॉमनली घरों में मतलब अगर उनको पेन भी हो रहा है कुछ भी तो वो पेन किलर्स खा रहे हैं। जी, सेल्फ मेडिकेशन तो देखो गलत है ही, मैं इसके बिल्कुल सपोर्ट में नहीं हूं। हाँ, आप गाइडेड करो। और दूसरी बात, पेन किलर का क्या इफेक्ट होता है, वो पेन उस टाइम पे कम कर देती है। तो एक्यूट फेज में हम भी एडवाइज करते हैं कि आप पेन किलर लो, क्योंकि एंटी इन्फ्लामेटरी तो है ही वो। पर वो क्या करती है, यहाँ पेन खत्म कर दिया उसने, उस टाइम के लिए जितना टाइम आपने मेडिसिन खाई उतने टाइम तक आपको पेन नहीं है, पर आपका पोस्चर तो फिर भी गलत है। आपने मसल को बोला कि देखो देखो जी हमने पेन किलर खा लिया, अब रिलैक्स हो जाओ, पर जब उसका असर खत्म होगा वो प्रॉब्लम आपकी और बढ़ेगी जी। और जो लोग इसको रेगुलर करते रहते हैं उनकी प्रॉब्लम इंक्रीज होती रहती है। कोई एक सिंगल पर्सन नहीं आके मेरे को बताएगा, अगर वो उसका पोस्चर ठीक है या वो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जिम की करता हो, बोले कभी कभार ऐसा हुआ कि बैड पोस्चर में सो गया या फिर फोन ज्यादा यूज कर लिया तो उसको पेन आ गया, उसने पेन किलर खाई, वो ठीक हो गया, पर वो स्टैंडिंग कर रहा है, उस केस में तो वो ठीक है। पर जो आप बोल रहे हो कि जो महिलाएं या जो कॉमन लोग यूज पेन किलर खाते रहते हैं और पोस्चर फिर भी गलत है, फोन फिर भी यूज कर रहे हैं, स्क्रीन टाइम ज्यादा है, स्क्रीन को देखते देखते पोस्चर पता ही नहीं लगता कि कब खराब हो गया और वो घंटों तक कंटिन्यू रहता है। तो पेन किलर खाई और उसको और ज्यादा खराब किया। फिर उस केस में सर्वाइकोजेनिक वर्टिगो, सर्वाइकोजेनिक हेडेक उनको सामने आता ही आता है। फिर वो वर्स्ट कंडीशन होती है, फिर वो कभी ऑर्थोपेडिशन के पास भागते हैं, कभी न्यूरोलॉजिस्ट के पास, तो ये प्रॉब्लम आती है। उसके बाद उसके साथ क्या होता है कि टीएमजे भी पेन स्टार्ट कर देता है। सर एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप क्या टिप देंगे लोगों को जिससे कि उनको सर्वाइकल की जो समस्या है उसमें आराम पा सके वो? देखो, एक तो स्क्रीन टाइम कम करो, फोन कम यूज करो, जितना जरूरत है उतना, पोस्चर को करेक्ट रखो और साथ में स्ट्रेंथनिंग करो कि वो पोस्चर को आपकी मसल संभाल सके जी। और जिसको हो गया है वो तो डेफिनेटली हमसे आगे मिले। एज अ आयुर्वेदिक डॉक्टर आप क्या लोगों को टिप देंगे जिनको सर्वाइकल की समस्या है और जो लोग
पेन किलर्स खा रहे हैं, पेन एज अ होम रेमेडी की तरह पेन किलर्स हम घर पर ही कैसे बना सकते हैं? अब जैसे बात करते हैं कि लोग क्या करते हैं, टैबलेट पे टैबलेट खाते गए, प्रॉब्लम एक मसल से शुरू हुई, धीरे धीरे करके पूरा जॉइंट इन्वॉल्व हो गया, और फिर जो टैबलेट्स खा रहे थे उससे 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 क्या होता है, उससे इधर इन्फ्लेमेशन और कर ली, पेट में गैस और बननी शुरू होगी, एसिडिटी और आनी शुरू होगी, अंदर जख्म और बन गए। तो ये जो लगातार बिना सोचे समझे पेन किलर्स खाते हैं ना हम लोग, टॉफी की तरह उठा उठा के, उसकी वजह से बाद में और दवाइयां खानी पड़ जाती हैं। पहले पेन किलर खा लिया, फिर उसके साथ में एंटासिड खा लिया, जब वो दोनों की वजह से आयरन भी अब्जॉर्ब होना बंद हो गया, बाकी न्यूट्रिएंट्स भी अब्जॉर्ब होना बंद हो गए, फिर सप्लीमेंट और खाने शुरू कर दिए। वो पहली चीज नहीं, लेकिन बंद करनी हमने, तो वो बंद करें। वो जो पेन किलर हम खाते हैं वो ना खाना पड़े, उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले अपनी पेन की नेचर को पहचानना। वो पेन है किस वजह से, हो सकता है कि वो तेल लगा के ठीक हो जाए, हो सकता है कि उस पर ड्राई हीट की जरूरत हो, उस पर बिल्कुल भी ऑयलिंग नहीं करनी जी, ठीक है। तो अब जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, मैं 3 एग्जांपल आपको दे देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर आपको इसमें से किसी तरह की पेन है तो आपने क्या करना है, पेन किलर की जगह पे हमने क्या करना है। हाँ, पेन किलर की जगह पे आपने क्या करना है। पहली बात, अगर आपकी जो पेन है वो मूवमेंट से बढ़ रही है जी, और आपके जो जॉइंट्स हैं उनमें से आपको साउंड आ रही है, मतलब ये साउंड अगर आपको आ रही है, टक टक की, ये जो, हाँ है ना, ये आवाज आपके जॉइंट्स में से आ रही है। मैं टेक्निकल टर्म्स जानबूझ के इस्तेमाल नहीं करती होती कि सब लोग समझ पाए जी हमारी बात को, है ना। ड्राई हो गया है आपका जॉइंट, या एज के साथ और ओवर यूसेज की वजह से अगर आपके जॉइंट में दिक्कत है, तो सबसे आसान तरीका उसको ठीक करने का है तेल जी। उस पर आप गर्म तेल यूज कीजिए, वो आपका पेन किलर का भी काम करेगा और उस समस्या को ठीक भी करेगा, ठीक है। दूसरी सिचुएशन वो है जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम है, या जिनको चिकनगुनिया, डेंगू, वायरल फीवर के बाद जॉइंट्स में भयंकर पेन और स्टिफनेस रहने लग गई है, तो आपने तेल इस्तेमाल नहीं करना, वहां आपको ड्राई हीट की जरूरत है। अगर तेल इस्तेमाल करना भी है तो आपको कैस्टर ऑयल यूज कर सकते हैं, उसमें भी सेंधा नमक डाल के जी, ठीक है। और तीसरी सिचुएशन होती है जिनको गाउट की प्रॉब्लम है, जिनको यूरिक एसिड की वजह से छोटे जॉइंट्स में रेड हॉट इन्फ्लेम्ड जॉइंट्स हैं, पकौड़े जैसा लाल जॉइंट हो जाते हैं। खास करके जो अब पैर के अंगूठे आपने देखे होंगे, इतना मोटा सूज के हो रखा है जी, ठीक है, या ये नकल से ये सूज जाएंगे। छोटे जॉइंट्स में जल्दी दिखेगा, बाकी जॉइंट्स में भी वो जम रहा है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल हर जगह जम रहे हैं जी। तो सबसे पहला काम करना है, पानी पियो, ढेर सारा पानी पियो। यूरिक एसिड को डाइल्यूट करने की जरूरत होती है, वो एक एसिड है, जितना पानी डालोगे न्यूट्रलाइज होगा, तो उसको डाइल्यूट करके फ्लश आउट करने की जरूरत होती है जी। तो अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और आपके जॉइंट्स में पेन हो रही है, तो सबसे पहले पानी जो है 3 गुना कर दो जितना आप पी रहे थे उससे, ताकि उसको आप फ्लश आउट कर सको जी, ठीक। और दूसरा क्या करना है, अपनी डाइट में चेंज करना है। तब आपको छिलके वाले दालें नहीं खानी है, पनीर नहीं खाना है, ऐसी चीजें बंद करनी है, और उस पर कुछ ठंडी चीज लगाइए, चंदन का लेप कीजिए। तो ये 3 तरह की प्रॉब्लम थी, तो तीनों का इलाज अलग अलग तरह का है। अब हमें क्या लगता है, खोली गोली अंदर डाल ली, समस्या को ठीक करना हमारा कोई मतलब नहीं है, हो ना हो, अभी तो हमारा काम चल रहा है। ये जो हम लोग काम चलाऊ जिंदगी जी रहे हैं ना, ये इसको अगर बंद करना है तो जो सारी चीजें आज हमने डिस्कस करी वो हमें अपनी जिंदगी में लानी पड़ेंगी। हम सर्वाइकल पेन में आयुर्वेदिक अप्रोच क्या रहती है? सर्वाइकल पेन में हम नोज का रूट यूज करते हैं। अगर आपको नेक में बहुत ज्यादा स्टिफनेस है तो नाक में तेल डालिए। कौन सा? तिल का तेल डाल सकते हैं, देसी घी डाल लीजिए, पंचगव्य घृत डाल लीजिए, क्षीर बला तेल आता है, मैं नाम भी बता दिया जी। क्षीर मतलब दूध, बला एक हर्ब का नाम है, और तिल के तेल में वो उसको बनाया होता है, वो नाक में डालो। तो वो नेक की स्टिफनेस के लिए हमारे आयुर्वेद में ये रूट बताया गया कि वो नर्वस सिस्टम को जो लुब्रिकेट करेगा, और जो ड्राइनेस की वजह से वहां स्टिफनेस आ गई उसको वो ठीक करेगा। और मैम कितनी बूंदे डालनी है तेल की, और कितना देर तक रखना है? 3 बूंदे डाल के सो जाओ, उसको निकालना थोड़ी है नाक में से,
वो तो चला गया अंदर, अब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, ज्यादा समस्या दिन में 2 बार डाल लीजिए। अब कोशिश करो कि पहले आसपास के एरिया की अच्छे से मसाज करो ताकि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाए। फिर आप गुनगुना तेल जो है वो नाक में डालिए और फिर सो जाइए आराम से। जी। पोस्चर अपना जो नेक की प्रॉब्लम है उसमें काफी हद तक हमारा तकिया जिम्मेवार है। इतने मोटे मोटे तकिए लेके हम सो जाते हैं, है ना। गर्दन का सोने का जो पोस्चर है, ना तो गर्दन यू रहनी चाहिए ना गर्दन यू रहनी चाहिए। मतलब अगर हमें ऐसे देखूं कि ये बॉडी है, ये सिर है, तो ये अगर गर्दन है तो सोते समय ना तो गर्दन ऐसे रहनी चाहिए ना गर्दन ऐसे रहनी चाहिए। कई बार लोग बिना तकिए के सोते तब भी उनको नेक में दिक्कत होती है। तो इतना हल्का सपोर्ट देना है नेक को कि वो बॉडी के साथ में जो वो ऑलमोस्ट ऐसे स्ट्रेट रहे, तो जो उसका वेट है वो बैलेंस रहे। सर, सोते हुए लोग ऐसी क्या गलतियां करते हैं? देखिए, सोते टाइम जनरली सब सीधे नहीं सोते। जो डॉक्टर साहब ने बताया वो बिल्कुल ठीक है कि ना ज्यादा ऊपर होना चाहिए, ना ज्यादा मोटा होना चाहिए तकिया, ना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा हल्का सा पिलो रखना चाहिए, उससे हमारे हेड में जो ब्लड सप्लाई है वो थोड़ी कम हो जाती है, तो हमें नींद अच्छी आती है। थोड़ा सा सिर आपका ऊपर ही रहना चाहिए। पर जनरली लोग साइड लाइन में सोते हैं, जनरली लोग ऐसे सोते हैं, हाथ बाजू मोड़ के, तो इस करवट लेके। हाँ, करवट लेके बाजू मोड़ के। तो इस पोजीशन में हमारी जो स्टेपलर मसल है वो स्ट्रेच हो गई। ऑलरेडी उनकी मसल वीक जी, जिसकी स्ट्रेंथ है उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, या कभी आ सकती है सर्दियों में, पानी कम पीता हो, डिहाइड्रेटेड हो बॉडी, तो इस पोजीशन में सो गए। कंटिन्यू एक पोस्चर में उस मसल को स्ट्रेच करके रखा, और मसल का काम है उस पोस्चर को वापस करेक्ट करना। वो अपना काम कर रही है, आप उसको गलत पोस्चर में लेके सोगे और सुबह उठोगे आपको लगेगा वहां बहुत ज्यादा पेन है जी। पेन के साथ उठोगे। तो एक ये है कि आप बैड पोस्चर में सोते हो, और दूसरा है कि पिल्लो जब आप साइडलाइन में सोते हो, जितना आपका शोल्डर का और नेक का जो ये स्पेस है इसको फिल करो साइडलाइन में जब सोते टाइम, कि आपका वेट ना तो पूरे शोल्डर पे आए ना खाली नेक पे आए। ज्यादा ले लिया तो खाली नेक पे आएगा, अगले दिन आप नेक के स्पाज्म के साथ उठोगे। अगर आपने शोल्डर पे पूरा वेट ले लिया, नेक पे उतना नहीं था, तो अगले दिन आप यहाँ स्केपुलर मसल है जो उनका स्पाज्म के साथ उठोगे, अगर पेन के साथ उठोगे। इसी बात पे हम आगे का बात करते हैं सर। अगर किसी को अगले दिन सुबह दर्द हो तो वो क्या कर सकता है? तो उसको ठीक करने के लिए क्या कर सकता है वो हम बात कर लेते हैं। एक तो वो अच्छे से उस पर मसाज करे और स्ट्रेचिंग करे, ठीक है जी। और फिर भी नहीं ठीक हो रहा तो फिर तो एक ही ऑप्शन है, हमसे मिले। हाँ जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि फाइनल जो क्लोज करने की बात है कि जब हमारी मसल में स्पाज्म है, अनइजीनेस है, और उसके साथ हम काम चला रहे हैं, हम घुटने की बात करें, कमर की बात करें या गर्दन की बात करें जी, तो तीनों में क्या होता है कि एक जो हमारा बायोमैकेनिक्स है वो चेंज हो जाएगा। अगर ज्वाइंट पे ऐसे लोड आना था वो चेंज हो गया, वो आगे की तरफ आ रहा है या पीछे की तरफ आ रहा है, साइड की तरफ आ रहा है, तो जो ज्वाइंट घिसने की जो चांस है, जो चेंजेस होने के, जो डिजेनरेशन, वो बढ़ जाते हैं जी। वो धीरे धीरे इतने बढ़ जाते हैं कि वो एज के साथ बढ़ते रहते हैं, और वो पेन जो एक सिंपल मस्कुलर पेन था वो पेन रेडिकुलोपैथी में चेंज हो जाता है जी। तो लोग उस हद तक जाके फिर वो ढूंढते हैं जी अब किसके पास जाया जाए। ऑर्थोपेडिशियन के पास गए, नहीं ठीक हुआ जी, फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए, नहीं ठीक हुआ जी, ऐसे भटकते रहते हैं। पर इंटीग्रेटेड अप्रोच से हम इसको ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, काफी हद तक कर सकते हैं, और बहुत सारे केसों में 100% कर सकते हैं। पर वो फिर टिके, वो हमारी माने, वो 100% हमें फॉलो करे जी। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एक तो हीलिंग का जो पॉइंट है वो हम आयुर्वेदिक से कवर करेंगे, जो स्पाज्म, जो करेक्शन, पोस्चर करेक्शन, जो स्ट्रेंथनिंग, वो हम फिजियोथेरेपी, क्योंकि फिजिकल थेरेपी मतलब हम फिजिकली उसको ठीक करेंगे, उसकी बायोमैकेनिक्स, उसका अलाइनमेंट, उसका पोस्चर, उसकी मसल स्ट्रेंथनिंग, या टाइट है या मोबिलिटी या जॉइंट मोबिलिटी। तो मैं सबको ये सलाह देना चाहता हूं कि अगर आपको पेन है और पेन के साथ आप चल रहे हो
तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी प्रॉब्लम बढ़ा रहे हो, और दूसरा अपने ज्वाइंट को खराब करने में आपका पूरा पूरा हाथ है, हाथ क्या पैर भी पूरा है, सिर योगदान है। पूरा योगदान है। और आप उस प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हो कि उस स्टेज पे जाए कि जब आपको गर्दन में दर्द होके हाथ में आए, कमर से पैर में जाए, जिसको हम नॉर्मल टर्म में सियाटिका बोलते हैं। फिर सर एंड स्टेज में लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं, फिर डॉक्टरों की गलती निकाल देते हैं, मगर वो गलती उनकी खुद की होती है कि स्टार्टिंग टाइम में अगर वो डॉक्टर के पास आ जाते तो इलाज हो जाता। हमारी प्रॉब्लम के लिए हम खुद जिम्मेवार हैं। सर हम बात करते हैं पैरालिसिस के ऊपर, मैं आपका टेक सुनना चाहूंगा एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, आप उसमें क्या अप्रोच रखते हैं, और मैम फिर बाद में आपका कि एज ए आयुर्वेदिक डॉक्टर आप क्या अप्रोच रखते हैं उसमें। बिल्कुल मसल ढीली होंगी, थोड़ा बहुत अकड़ी होंगी, उसको हम स्पास्टिसिटी बोलते हैं, बाकी ढीली होंगी। तो उसमें हम पहले पैसिव से शुरू करेंगे अकॉर्डिंग टू पेशेंट। अगर वो थोड़ा बहुत उसका कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है तो उसको बोलते हैं या तो हम खुद कराएंगे बिल्कुल, या एक्टिव असिस्टेड कराएंगे कि थोड़ा पेशेंट कर रहा है, थोड़ा हम कर रहे हैं, फिर बाद में एक्टिव पे आएंगे। सर इतनी डिटेल में लोग जानते हुए थोड़ा सा वो हो जाते हैं। मैं सिंपल शब्दों में ये जानना चाहता हूँ कि अगर पैरालिसिस पेशेंट है, डिपेंडेंट है, वो क्या खुद से काम कर पाएगा, खुद से खड़ा होकर अपनी दिनचर्या वाले काम कर पाता है? दिनचर्या के जो एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ है उसके लायक वो हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसमें हमारी इंटीग्रेटेड अप्रोच बहुत हेल्पफुल होगी उसके लिए। तो जिसमें फिजियोथेरेपी का पार्ट मेरी तरफ से है कि हम उनको ऐसी एक्सरसाइज कराएंगे कि वो जो अपनी दिनचर्या है मिनिमम उसको मेंटेन कर सके। सर जिनका जैसे हाथ मूव करना बंद कर जाता है, तो हाथ मूव करने के लिए आप कौन कौन सी एक्सरसाइज करवाते हैं? देखिए, एक तो उनकी मसल और ज्वाइंट को मोबाइल कराएंगे, या तो खुद से, या फिर वो खुद कर सकते हैं तो उनसे एक्टिव कराएंगे, और दूसरा उनके ज्वाइंट पे वेट दिलाएंगे, है ना, वेट शिफ्टिंग एक्सरसाइज जो हमारी हैं। तो उनका जो नर्व्स हैं जो ब्लॉक हो चुकी हैं उसको वापस से रीजनरेट करने की कोशिश? नहीं, ऐसा नहीं होता कि वो रीजनरेट करें। वो रीजनरेट कितना होगा वो डॉक्टर अनु आपको बता सकते हैं, पर जनरली क्या होता है कि जब कोई न्यूरॉन डेड हो जाए तो उसका जो साइनेप्सिस है वो दूसरे न्यूरॉन से होता है। तो हमारा काम है कि दूसरे न्यूरॉन को ट्रेन करना है उस काम करने के लिए। डेड वाला न्यूरॉन है उसका काम करने के लिए। हाँ जी मैम, आपका क्या टेक रहेगा पैरालिसिस पेशेंट पे? देखो, आयुर्वेद का रोल पैरालिसिस पेशेंट पे इमीडिएट भी है और रिहैब में भी है, दोनों तरह से। सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर पैरालिसिस आपको हो गया, ठीक, किसी वजह से आपको पहले नहीं भी पता था, अब एक क्रॉनिक में भी आप पहुंच गए। क्रॉनिक मतलब इन द सेंस कि हॉस्पिटल वालों ने आपको घर भेज दिया, डिपेंडेंट हो गया, अब आप जाइए अपने घर पे और अपने घर पे एक्सरसाइजेस करनी है या फिजियो कराओ या कुछ ऐसा करवाओ। तो उन केसेस में क्या होता है कि ऐसा सोच लेते हैं लोग कि शायद अब हमें ऐसे ही जीना है, शायद जिंदगी भर हमें ऐसे ही रहना है। तो डिपेंडेंसी, वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, है ना, मेंटली भी वो इतना वीक हो जाते हैं, शारीरिक तौर पर हो ही गए, तो वो जो डिपेंडेंट होने वाली फीलिंग है, और कितना समय तक कोई उनको असिस्ट करता रहेगा। तो इन लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि अगर आयुर्वेद के साथ आप चलते हो, प्लस साथ में जो भी हम रिहैब कराते हैं, फिजियोथेरेपी जो हमारी इंटीग्रेटिव रिहैब है, इसमें हमारा इंटीग्रेटिव रिहैब हम इसको बोलते हैं जी। तो उसमें हम इंटरनल ट्रीटमेंट्स भी करते हैं। इंटरनल ट्रीटमेंट्स ये नोज का यूज करके, जो नोज है, नाक को बोला गया कि नासा ही शीर्षो द्वारम, मतलब नोज इज द डोरवे टू द ब्रेन, नाक जो है ब्रेन में जाने का रास्ता है जी। तो इमीडिएट भी हम इस रूट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, ट्रीटमेंट में जो लॉन्ग रन है उसमें भी हम पेशेंट्स को मेडिकेटेड जो ऑयल्स हैं वो देते हैं, जो कि डेली बेसिस पर उनको अपने नाक में डालनी होती है। दूसरी चीज जो है, दूसरा रूट जो इसका बहुत एक इफेक्टिव रूट है, वो एनोरेक्टल रूट है जी। एनोरेक्टल रूट यूज करके भी हम नर्वस सिस्टम को बहुत जल्दी जो है उस तक हम पहुंच पाते हैं। उसमें हम वो दवाई देने का एक तरीका है, एक तरह से ये समझ लीजिए। और ये जो दो ट्रीटमेंट्स हैं, इससे पैरालिसिस के पेशेंट्स जिनकी मोबिलिटी हैम्पर हो गई हुई है, जो अपने हाथ या पैर मूव ही नहीं कर पा रहे हैं, उनमें बहुत तेजी से रिकवरी होती है। मतलब वो रिकवर हो सकते हैं, डिपेंडेंट से अपने आप काम कर सकते हैं, वो बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं बता दूं, पैर सबसे पहले चलता है, क्योंकि उसमें
जो मसल्स हैं वो ज्यादा होते हैं, बड़े मसल्स होते हैं, वो बहुत जल्दी चलने लग जाता है। सबसे लास्ट में हाथ चलता है। जी। हाथ एक ऐसी चीज है जो अगर हम रिकवरी की जर्नी देखें तो सबसे लास्ट में ये ठीक होता है। इतना पेशेंट बहुत जल्दी वहां तक पहुंच जाता है कि वो अपनी डेली रूटीन की चीजें जो है वो खुद कर पाए। एटलीस्ट वो सेल्फ सफिशिएंट हो, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होना चाहिए, उसका खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आना चाहिए कि वो अपना काम खुद कर सकता, अपने कपड़े खुद पहनना, बाथरूम खुद जाना, ब्रश करना, खाना खाना, अपनी दवा टाइम पे लेना, अपने थोड़ा बहुत अपनी केयर खुद करना। इतना भी जो है पैरालिसिस पेशेंट होप हो चुका होता है कि मैं नहीं कर सकता दोबारा से, ये सब आप बड़े आराम से कर पाओगे। लेकिन जरूरत किस चीज की है? जरूरत इस चीज की है कि कंटिन्यूटी से आपको जो चीजें एडवाइस की गई वो आपको करनी है जी। आप ये चीजें भी करनी है, ये ट्रीटमेंट भी करने हैं, मसाज भी चाहिए, स्टीम भी चाहिए, ये रूट भी यूज करना है। भगवान ने हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी जगहें बनाई जिससे हम बहुत क्विकली रिजल्ट्स जो हम लेके आ सकते हैं। प्लस जो फिजियोथेरेपी की मदद से उसकी जो स्ट्रेंथनिंग है और जो मोबिलिटी है उसके ऊपर हम काम करते हैं। तो ये इंटीग्रेटिव जो अप्रोच है ये पेशेंट्स के लिए एक तरह से मैं ये बोलूंगी कि सिर्फ होप नहीं है, ये वरदान साबित होगी उनके लिए। डिमेंशिया हो रहा है, अल्जाइमर हो रहा है लोगों को, बच्चों को ADHD की समस्या, ऑटिज्म की समस्या, ये समस्याएं पहले सुनने को नहीं मिलती थी, अब बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी हैं। लोग कहीं ना कहीं कई चीजों पे इसका कह रहे हैं कि इस वजह से ज्यादा बढ़ रही है, इस वजह से। मैं कारण जानना चाहूंगा कि किस वजह से बढ़ रही है एक्चुअल में ये। देखो, इनमें से जो समस्याओं का आपने नाम लिया, इनको हम दो कैटेगरीज में रख सकते हैं। एक है बिहेवियरल इश्यूज और एक है जो ब्रेन के साथ या नर्वस सिस्टम के साथ में रिलेटेड इश्यूज। जैसे पार्किंसनिज्म है तो उसमें हमारा जो ये हमारी नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है ना, और ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, धीरे धीरे करके बढ़ती रहती है। ऐसे अल्जाइमर्स है, वो भी हमारे नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है। धीरे हमारा ब्रेन का वो हिस्सा जिसमें हमारी याददाश्त थी वो सिकुड़ना शुरू हो गया। एज लिंक्ड भी हो सकती है ये। एज लिंक्ड में क्या होता है कि हमारा जो सेरिबेलम है धीरे धीरे करके वो हमारा एट्रोफी हो जाती है। मतलब हमारी बॉडी की हर अंग के ये सिकुड़ने लग जाता है हर चीज, है ना। उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं जी। कारण उसके किसी में वो जल्दी हो जाएगा, स्पीड से हो जाएगा, किसी में वो देर से होगा, या हो सकता है जिनका लाइफस्टाइल और डाइट अच्छा है उनमें ना भी हो। लेकिन ऐसे अल्जाइमर्स अर्ली एज में भी हो जाते हैं, उनमें कईयों के जीन लिंक्ड भी होती है, तो बहुत अर्ली एज में भी होते हैं। डिप्रेशन भी एक बड़ा रीजन हो सकता है न्यूरो प्रॉब्लम्स का, अल्जाइमर उसका। डिप्रेशन अपने आप में एक प्रॉब्लम है जी। वो डिप्रेशन अपने आप में ही एक जो है नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, उसमें सारा नर्वस सिस्टम सप्रेस हो गया हुआ है एक तरह से। ये साइकोलॉजिकल भी है और फिजियोलॉजिकल भी, दोनों तरह की चीज है ये। ठीक, तो एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, ADHD की प्रॉब्लम है, ये बिहेवियरल डिसऑर्डर्स है जी। इसमें कुछ सोशल बिहेवियर के साथ रिलेटेड है, कुछ जो है हमारे नर्वस सिस्टम के साथ में रिलेटेड है। तो ये दोनों अलग अलग तरह की प्रॉब्लम होने के बावजूद भी आयुर्वेद में इनकी अप्रोच, ठीक करने की अप्रोच बहुत हद तक सेम है। और हम जिन चीजों के बारे में हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं कि ये वाली नसें है, बस्ती है, मसाज है, स्टीम है, कुछ थोड़ी बहुत हर्बल सपोर्ट है जी। लाइफस्टाइल चेंज करते हैं हम। एक बहुत बड़ा रीजन ADHD और ये समस्याओं का जो है ना, ये रेडिएशंस, ओवर यूसेज ऑफ मोबाइल बाय प्रेग्नेंट वुमेन, ये है जिन चीजों को हम देखते ही नहीं। मोबाइल को पास में रख के सोते हैं, क्या उससे भी इफेक्ट होता है? बिल्कुल होता है। हमारी बॉडी का EMF है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गैजेट्स हमारे आसपास हैं वो इंटरफेयर करते हैं जी उसमें। आप ये देखिए, 2 लाइट्स चल रहे हैं, 2 लाइट्स का सोर्स जहां वो लाइट मिलती है वहां अंधेरा होता है, वहां ना उसकी लाइट आएगी ना उसकी आएगी, तो वो इंटरफेरेंस होती है। तो इस तरह से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं हमारे, जब वो जितना पास में रहेंगे उतना ज्यादा हमारी बॉडी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो, या जो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटी है उसको वो डिस्टर्ब करते हैं जी। उनके नेटवर्क को वो डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है इससे। आज जो माँ कर रही है कल को वो बच्चे को भुगतना पड़ेगा। ये बात सुनने में बड़ी जो है कड़वी भी लग सकती है मेरी, लेकिन ये बड़ी गंभीर समस्या है, इसको हम समझते नहीं है। मैम, लोग छोटे छोटी गलतियां करते हैं जो बाद में एडवर्स इफेक्ट देती हैं। छोटी छोटी चीजें ही बड़ी मिलके बहुत बड़ी बन जाती हैं। हमें लगता है फिर क्या हो गया, थोड़ी देर अगर हमने ये देख लिया तो अब ये भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, सभी लोग तो कर रहे हैं, ये चीजें ना वो माइंडसेट बन गया हुआ है। लेकिन
जब बाद में छोटे छोटे बच्चों को हम लेके फिर उनको चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स हम लोग लेबल कर सकते हैं, उनको स्पेशल स्कूल में भेजो, उनको स्पेशल अटेंशन की जरूरत है, आप अपनी जॉब पे नहीं जा सकते हो, आपको सारा काम छोड़ के उन बच्चों को अटेंड करना है हर टाइम। वो बच्चा बिल्कुल वो नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाएगा। कारण कौन है? कारण वो बच्चा नहीं है, वो तो भुगत रहा है जो काम उसने किए जिसने उसको पैदा किया। ठीक है, तो वो ये चीजें, इस पे इतनी बड़ी बड़ी स्टडीज हुए हैं। हम लोग करते हैं स्क्रॉलिंग पूरा दिन, उस स्क्रॉलिंग में ये क्यों नहीं पढ़ते हैं कि ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो हम प्रेगनेंसी के दौरान कर देते हैं, जो हमारे बच्चों को एडवर्सली इफेक्ट करती हैं, उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट, उनकी मेंटल डेवलपमेंट, है ना, उसको अफेक्ट करती है। यहाँ तक कि उनकी जो बाकी के ऑर्गन्स हैं उनकी डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करती हैं। कई मेडिसिन ऐसी हम खाते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, हैरान हो जाओगे आप सुन के जी। आपने देखे क्लेफ्ट पैलेट, ये क्लेफ्ट पैलेट के केसेस देखे? यहाँ पे लिप होट ही नहीं है इतना जी। या उसका पैलेट ही नहीं है, वो बोल ही नहीं पाएंगे। सर्जरीज होती हैं इसकी, कई बार वो भी नहीं हो सकती, कई सारे ऐसे रीजंस होते हैं। उसका एक मेन कारण जानते हो क्या है? क्या मैम? माँ को अगर एपिलेप्सी है और वो अगर एपिलेप्सी की दवाइयां या एंटी डिप्रेसेंट्स या डिप्रेशन की जो दवाइयां खाते हैं, वो इतना ज्यादा एडवर्सली अफेक्ट करती है फीटस को, बेबी जो बना बॉडी के अंदर, कि वो ऐसी कंजेंटल अनोमलीज के साथ पैदा होते हैं, उनका एक अंग ही नहीं डेवलप होगा। इतना कुछ, और हमें लगता है कि ये तो कर रहा है सबने, तो सभी लोग तो ये कर रहे हैं, तो ये इग्नोरेंस है। इसको हमें एजुकेट करने की जरूरत है। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इन सारी चीजों के बारे में। तो जितनी भी ये सारी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है या ये जो बिहेवियरल प्रॉब्लम जिनको हम नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम समझते हैं, इसमें आयुर्वेद का बहुत बहुत खास रोल है। मैम मैं ये जानना चाहूंगा, अगर किसी के बच्चे को ADHD ऑटिज्म हो गया है तो वो आज ही घर पर क्या क्या करना, बदलाव करना शुरू करे डेली लाइफस्टाइल में? देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, उस बच्चे के साथ रहने वाले सभी लोगों को करना चाहिए, अपना रूटीन ठीक कीजिए, सोना उठना, है ना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज मिनिमल हो, खास करके घर में रहते हुए। आप अपने वर्क प्लेस पे हैं, आपको पूरा दिन कंप्यूटर के आगे काम करना है, उसको मैं उसमें बोलूंगी नहीं, क्योंकि वो आपका काम आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपके बिल्स कौन पे करेगा, राइट जी। लेकिन जो लेजर टाइम हम स्पेंड करते हैं स्क्रीन्स के ऊपर, ये जो सारे गैजेट्स हैं इनके ऊपर, उसको कम कीजिए। ये बहुत बड़ा रीजन है बच्चों का ADHD और ऑटिज्म का, कि छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाने के लिए हम लोग उसके सामने चला देते, चल बेटा खेल ले, गेम खेल ले, चल बेटा तू मूवी देख, तो मुंह में, ताकि सिर्फ क्यों, हमारा कंफर्ट है, हमारा कंफर्ट है, हमें लगता है कि ओ ठीक है बच्चा लगा हुआ टैब में, है ना, मैं ये काम कर लूं। हमने अपना कंफर्ट देखा, लेकिन उस बच्चे का हमने फॉरएवर जो है वो लॉस कर दिया जी। तो सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, इसको दूर कीजिए जी, ये सबसे पहला काम है। दूसरा, डाइट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इतने लिबरली यूज कर रहे हैं हम लोग अपने घर पे। इतना हर घर में बच्चा पैदा हुआ नहीं कि सारे फैंसी फूड्स जो हैं उसको चल तुझे चॉकलेट खिलाऊं, चल तुझे पिज्जा खिलाएं, सिर्फ इसलिए कि बच्चा थोड़ी देर हमारे साथ खेल ले या हमारे साथ, या वो रोना बंद कर दे, चुप करके रहे वो हमारे साथ। तो हम लोग उसको ऐसी ऐसी चीजें देते रहते हैं, एक तरह से उसको ब्राइब करने की कोशिश करते हैं हम, जिससे हम उसको मेडिकली डैमेज कर रहे हैं बच्चे को। ठीक है, तो डाइट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेचुरल चीजों पे उसको लेकर आना है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, जो हमारे ट्रेडिशनल डाइट्स हैं वो है। जितनी केमिकल्स वाली चीजें हटा दो सबको जी। गेहूं को भी हटा दो। गेहूं को मैं बुरा क्यों कहती हूँ? गेहूं को मैं बुरा सिर्फ इसलिए कहती हूँ क्योंकि जिस तरह से गेहूं पैदा हो रही है आजकल खेतों में, किसान आके बैठते हैं हमारे सामने, उनको खुद को जब हेल्थ इश्यूज होते हैं तो वो उनके साथ मैं बात करती हूँ बड़े खुल के इस विषय में, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में काफी मेरा इंटरेस्ट रहता है। तो जहां जिस 1 एकड़ में अगर 1 बोरी यूरिया रिकमेंडेड था, वहां 8 बोरी यूरिया पड़ता है। वो कहाँ जाता है? वो हम खाते हैं, हमारे प्लेट उस खेत से हमारे पेट में जा रहा है सीधा सीधा। तो इसलिए उसको बंद कर दो, केमिकल्स की एंट्री बिल्कुल बंद।
कुछ भी बॉडी पे, उसके बच्चे की बॉडी पर कुछ भी सिंथेटिक चीजें मत लगाइए, ना कोई लोशंस, कोई उसको सिंथेटिक किसी भी तरह की सिंथेटिक चीजें उसको मत दीजिए, इसलिए कि ये फलानी बीमारी से बच जाए ये करके, या ये करने से इसकी ग्रोथ बढ़ जाए, ये करने से ये इंटेलिजेंट हो जाए। बहुत नेचुरल चीजें हमारे शास्त्रों ने बताई हुई हैं। एक ही चीज बताई जो दो पैदा होते ही बच्चे से और 16 साल तक करना है, जिससे उसकी मेंटल, फिजिकल और उसकी जैसा वो दिखता है, तीनों तरह की ग्रोथ होती है। स्वर्ण प्राशन जी, स्वर्ण प्राशन 3-4 चीजों से मिलकर बना हुआ है, घी, रुद्राक्ष, वचा और शहद। बच्चों के लिए बनाया गया इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो जी, जो हर महीने बच्चे को देना है जब तक वो 16 साल का ना हो जाए। और कितनी डोज देनी होती है इसकी? वो डोज बॉडी वेट के हिसाब से होती है। वो 0.2 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से उसकी डोसेज होती है। वो कैलकुलेट करनी बड़ी आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल आपके साथ कंसर्न करके लोग हाँ, वो मेरे साथ कर लें, किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ में कर लें। तो केमिकल्स की नो एंट्री, ना खाने में, ना लगाने में, ना किसी चीज को बचाने में। ठीक है, अब मैं बोलूंगी तो फिर सब लोग मेरे पीछे चढ़ जाएंगे राशन पानी लेके, इसलिए मैं नहीं बोलूंगी। समझ जाए, खुद ही समझ जाओ आप लोग कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ। तो इन सारी चीजों से दूर रखो बच्चों को, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे एक हेल्दी हैप्पी लाइफ जिए। मैम, तेल मालिश का भी बड़ा रोल रहता है बच्चों में, तो तेल कौन सा यूज करना चाहिए? सबसे सेफ तिल का तेल है, सबसे सेफ जी, क्योंकि कैल्शियम से भरपूर है, नरिशमेंट से भरपूर है, मसाज के लिए परफेक्ट है। ठीक है, और जिस पर्पस से मसाज की जाती है कि ये एयर एलिमेंट को जो है उसको बैलेंस करेगा, तो उसके नेचर के बिल्कुल ऑपोजिट है तिल का तेल, है ना। इसलिए उसको बैलेंस करने में सबसे ज्यादा अच्छा यही है जी। सिंपल तिल के तेल से मालिश करो बच्चों की, या सरसों के तेल से कर दो, क्योंकि हमारे यहाँ पर सरसों पैदा हो रही है, हम सरसों के तेल से भी कर सकते हैं। मसाज का अपना रोल है, तेल का अपना रोल है। तेल ने एब्जॉर्ब होना है, उसने अंदर जाना है। तिल के तेल से करेंगे, वो कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, बच्चे की बोन्स स्ट्रांग होगी। ये तेल वो तेल सब जो है मैं बोलूंगी कि मुंह माया है, सब कुछ छोड़ दो। मैं तो कहती हूँ जितना जिंदगी को सिंपल कर सकते हो करो भाई। सब तिल का तेल कुदरत की देन है, वो इस्तेमाल करो। बच्चों को तिल खाने के लिए दो, तिल खिलाओ। हम तिल गुड़ के लड्डू खिलाते थे, सीजन के हिसाब से गचक खाते हैं हम लोग सर्दियों में। कितनी साइंस है पता है इसके पीछे। आयरन की, कैल्शियम की नीड पूरे साल की पूरी हो जाती है हमारी सर्दी के उस छोटे से स्पैन में जी। जब हम मालिश करते हैं और वो हमारे ट्रेडिशनल फूड्स हम खाते हैं, है ना, और धूप में बैठते हैं इतना गरने भर से। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इंटरनेट पे जाना है और हमें सुनना है कि सब लोग अलग अलग तरह के लोग क्या ज्ञान वहां बांट रहे हैं। फिर हमने सबसे थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेना है, फिर हमने उससे अपना ज्ञान बनाना है और फिर हमें सब कुछ उसको खराब कर देना है। ये हमारी जिंदगी का गोल है। यही तो कर रहे हैं ना हम लोग जी। और जबकि करना क्या चाहिए, ये सब कुछ छोड़ के जितनी नेचुरल चीजें हैं उनसे दोस्ती करनी चाहिए। जी मैम, नीम का भी जिक्र आता है, तो क्या नीम लेना, चाहे पत्ती के फॉर्म में हो चाहे पाउडर हो, उसका इंटेक करना न्यूरो प्रॉब्लम्स में सही होता है? न्यूरो प्रॉब्लम्स जो होती है ना, वो ड्राइनेस की वजह से होती है। पहली बात ये ध्यान रखो, नीम ड्राइनेस को बढ़ाती है जी। ठीक है, नीम वहां यूज होती है जहां पित्त होता है, हीट होती है, वहां नीम का रोल आता है। बिना सोचे समझे कोई भी चीज अगर हम एक जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, वो हमारे शरीर को नुकसान करेगी ही करेगी। मीडियम होता है किसी चीज को कहीं लेके जाने के लिए, ठीक है। तो बॉडी में अगर हम नर्वस सिस्टम तक जाना चाह रहे हैं, हमें एक ऑयली मीडियम चाहिए जी। नीम का तेल स्किन के ऊपर उसका रोल है, रैशेज है, ये है वो है, उसके ऊपर उसका रोल है, ठीक है। वो एंटीबैक्टीरियल है, स्पर्मिसिडल है, सॉरी स्पर्मिसिडल तो उसका एक साइड इफेक्ट है, हालांकि इसका यूज भी है, मतलब वो पैरासाइट को मारेगा। वहां कोई भी अगर फंगस होगी उस पर वो काम करेगा, अच्छा काम करेगा। नर्वस सिस्टम के लिए तिल, अगर नीम का तेल मैं बोलूं, कोई काम नहीं करेगा जी, ठीक है। जहां गर्मी की वजह से हमारा नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो गया, मतलब बॉडी में इतनी ज्यादा हीट बढ़ गई, वहां नीम का रोल हो सकता है। अदरवाइज नर्वस सिस्टम में नीम का कोई ऐसा सीधा सीधा डायरेक्ट रोल नहीं है।
मैम ऐसा भी कहा जाता है नीम का अगर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फायदे की जगह नुकसान ज्यादा होते हैं। किसी भी चीज को आप रोटी जितनी खाते हो उससे 3 या 4 गुना खा लेंगे शुरू कर दो, पहले तो खाते ही पेट फटने जैसा हो जाएगा, एक साइड इफेक्ट। दूसरा मोटापा बढ़ेगा, दूसरा साइड इफेक्ट। तीसरा डाइजेशन सिस्टम पूरा खराब हो जाएगा। एक के बाद एक बढ़ेंगी प्रॉब्लम्स। तो जब भी हम किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे वो हमारी बॉडी को नुकसान ही करने वाला है, चाहे वो नीम क्यों ना हो, चाहे वो गिलोय क्यों ना हो, चाहे वो अमृत क्यों ना उतर के आ जाए ऊपर से, वो क्यों ना हो। मैम मैंने ऐसा भी सुना था अगर 15 दिन से ज्यादा हम नीम की पत्तियों का इंटेक करते हैं तो वो एंजाइनल पेन की तरफ चल जाता है, और इन शॉर्ट वो जो एंजाइनल पेन है वो क्योर नहीं कर पाता। देखो नीम की एक खासियत और भी है, जब हम इसको इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, मतलब कुछ देर के लिए लेना है, अगर उससे कुछ दिक्कत इस तरह की आई भी तो उसको जब हम हटा देते हैं तो 2 से 3 महीने में वो जो रिकवर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देख बताती हूँ। जो लोग नीम ऑयल को एक स्पर्मिसिडल माना गया है, मतलब स्पर्म को मारने वाला, ठीक है। तो बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए हम नीम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। खास करके जो मेल्स होते हैं ना, उनके जो इंग्वाइनल रीजन होता है, मतलब जो उनके टांगों के बीच का टेस्टिकल्स के साइड्स का जो रीजन होता है, वहां पे उनको फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं जी बहुत ज्यादा। तो ज्यादातर उस पे नीम का तेल इस्तेमाल किया जाता है। वो उसको तो ठीक कर देता है, लेकिन पता भी नहीं होता कि उससे जो है स्पर्म्स जो है वो इनएक्टिव हो गए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा के लिए हो गए। जब आप उसको छोड़ देंगे, जब आपकी स्किन की समस्या खत्म होगी, तो धीरे धीरे करके वो जो है वापस जो स्पर्म्स हैं वो वापस एक्टिव हो जाते हैं, और क्योंकि जो नए स्पर्म्स बन रहे हैं वो एक्टिव होते हैं। तो नीम का काम, नीम का अगर तेल लगाया, उसका जो काम है वो एक तरह से कॉन्ट्रासेप्शन का काम करता है जब लगाया उस समय, ठीक है। तो इसलिए कौन इस्तेमाल कर रहा है, किसके लिए इस्तेमाल कर रहा है, और कितना टाइम तक हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जनरलाइज स्टेटमेंट्स की मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ कि नीम खाने से एंजाइना ही होगा, जरूरी नहीं है, ठीक है। और हर किसी को कुछ भी समस्या हो तो यही खाना है, नहीं, ये भी नहीं, दोनों तरह से ही फायदेमंद भी नहीं है, हर किसी के लिए नुकसानदायक भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो न्यूरो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको फिजियोथेरेपी कैसे ट्रीट करता है? क्या ब्रेन की कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज भी हैं जो न्यूरो प्रॉब्लम्स में फायदेमंद होती हैं? देखो जी, ब्रेन की कोई एक्सरसाइज नहीं है। ब्रेन की प्रॉब्लम की वजह से जो मस्कुलोस्केलेटन प्रॉब्लम आई है उसकी एक्सरसाइज है जी। मस्कुलोस्केलेटन की बात करें, जैसे हम पार्किंसन की बात करें, तो वो बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है पेशेंट को जी। वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता। वो जो आप ब्रेन से कमांड देते हो कि अभी हमने कुर्सी से उठ के चलना है या फिर हमने खड़ा होना है, तो उसमें उसको टाइम लगेगा, टर्न करने में टाइम लगेगा, स्टेप छोटे हो जाएंगे, पोस्चर स्टूप हो जाएगा, आगे की तरफ झुक जाएगा, तो वो सारी चीज प्रॉब्लम आएंगी। तो उनको करेक्शन करने के लिए जो हम एक्सरसाइज करा सकते हैं वो हम कराते हैं, बैलेंस कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करते हैं, है ना, और उनकी मसल को स्ट्रेंथ अप करते हैं कि वो मसल अच्छे से काम करे और उसकी मोबिलिटी उतनी अच्छी बने रहे जी। वैसे ही हम पैरालिसिस की बात करें, चाहे वो स्ट्रोक की वजह से हो या फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो, ठीक है, या नर्व का कोई प्रॉब्लम हो, सीपी हो, सेरेब्रल पाल्सी हो, तो उस केस में हम वही फिर मैं आपको बता रहा था जो मस्कुलोस्केलेटन प्रॉब्लम उनको आ रही है कि मसल को स्ट्रेंथ अप करेंगे, उसकी डेली लाइफ एक्टिविटी करेक्ट करने के लिए, ठीक करने के लिए जो हम मसल को स्ट्रेंथनिंग करना है, स्ट्रेच करना है, स्पासिटी है तो उसको कम करना है, फ्लैसिड है तो उसको स्ट्रेंथ करके उसको मजबूत बनाना है, वो हम करेंगे कि उसकी डेली लाइफ एक्टिविटी ठीक हो जाए, वो अपनी दिनचर्या वाले जो काम है वो खुद कर सके। उसमें सीपी में भी सेम रहेगा, और जो हमारा मूवमेंट डिसऑर्डर है, बेसिकली पार्किंसन है या कोई और मूवमेंट डिसऑर्डर है, उसमें उनकी प्रोग्रेशन और ज्यादा ना बढ़े, मसल वीकनेस और ज्यादा ना हो, स्टिफनेस और ज्यादा ना हो, उसके लिए हम उनको एक्सरसाइज कराएंगे। और जो हेमीप्लेजिया वाले पेशेंट हैं, मैं उनके लिए सलाह दूंगा कि जिस साइड का भी उनको लकवा हो
वो साइड जो भी लोग उनसे मिलने आते हैं या फिर परिवार वाले उनसे इंटरेक्ट करते हैं तो उस साइड से करें। जो ठीक साइड है उस साइड को दीवार की तरफ रखें। जनरली लोग करते हैं कि जो साइड इफेक्टेड है, जिस साइड में लकवा हुआ है, वो दीवार की तरफ कर देते हैं। तो वो पेशेंट पहले ही उसको नेग्लेक्ट कर चुका है, आपने भी उसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो उसको हमेशा जिस साइड उसको लकवा है उस साइड से उसको अप्रोच करें। ये एक अच्छा तरीका है, ये ऑटोमेटिकली आप रिहैब कर रहे हो उस पेशेंट का। सर मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर किसी को न्यूरो की प्रॉब्लम हो गई है, क्या वो रिकवर कर सकता है 100%? देखो 100 तो कहना मुश्किल है, ये तो मैं नहीं बोलूंगा कि 100 कर सकता है। हाँ, पर क्या न्यूरो पेशेंट, अगर किसी को न्यूरो प्रॉब्लम हो गई है, वो रिकवर कर सकता है? हाँ, वो रिकवर कर सकता है और इंटीग्रेटेड अप्रोच से हम उसको काफी हद तक, इतना तो डेफिनेटली कर सकते हैं कि डेली एक्टिविटी, जो उसकी डेली लाइफ एक्टिविटी है, जो दिनचर्या के काम हैं, उनको करने के लायक कर दें। जो मतलब दिनचर्या के जो काम है जिसमें वो स्ट्रगल कर रहा था, उसको वो आसानी से कर सके। हाँ, उसमें हम प्रोस्थेटिक यूज करके या फिर जो फिजियोथेरेपी का पार्ट है और जो हमारा इंटीग्रेटेड अप्रोच है आयुर्वेदिक की तरफ से, दोनों को मिला के हम उस पे उसकी डेली लाइफ एक्टिविटी है, जो दिनचर्या के काम है, वो इजीली कर पाए, उसका एक तरीका हम ढूंढ के उसको डेली लाइफ एक्टिविटी, जो दिनचर्या के काम है, उसको इजी कर सकते हैं, वो कर सकता है। सर पेशेंट्स का ना सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि उन्होंने एक बार आपसे इलाज करवा लिया, फिर वो घर चले गए, घर में उन्होंने अपना शुरू किया, इलाज को वो करने लगे, जो आपने एक्सरसाइज बताई वो फॉलो करने लगे, मगर उनसे 100% फॉलो नहीं हो पा रही, तो वो रिकवरी में इफेक्ट करेगी? देखो डेफिनेटली करेगी, अगर 100% हम उसको नहीं फॉलो कर रहे। हाँ, मतलब ये हो सकता है कि वो अगर 80-90% भी उसको फॉलो कर रहे हैं तो मेंटेन कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप डेली लाइफ एक्टिविटी करने लगे, वो कर रहे हैं और वो उसको पूरा 100% नहीं कर रहे, तो वो अपने जो उसके काम काज वाला जो काम है वो दोबारा से कर सकें, वो मुश्किल हो जाएगा। एक बार पेशेंट आपके पास ट्रीटमेंट ले लेता है, फिर उसका घर जाता है, तो वो कहता है कि हमारे पास ऑलरेडी घर पे जो हमारी दिनचर्या पुरानी चल रही है वो चल रही है, तो फिजियोथेरेपी का वो टाइम कितना उनको स्पेसिफिक निकालना पड़ता है घर में? देखिए, न्यूरोलॉजिकल जो कंडीशन है वो बेसिकली ब्रेन से रिलेटेड है। अगर तो पेशेंट ये सोचता है कि मैं उसको थका दूं एक बार में, एक बार करने की जरूरत नहीं, उसको बार बार रिपीट करने की जरूरत है। सर न्यूरो पेशेंट्स तो ऑलरेडी डिपेंडेंट है, मैं स्पेसिफिकली ये जानना चाहता हूँ कि अगर किसी को घुटने की समस्या है, पीठ में दर्द है, सर्वाइकल पेन है, वो तो अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनकी दिनचर्या ऑलरेडी रूटीन उनका फिक्स है, तो वो स्पेसिफिक कितना टाइम निकाले अपनी दिनचर्या में कि वो घर पर रहकर एक्सरसाइज का टाइम निकाल पाए, कितनी देर उनको स्पेसिफिक निकालनी पड़ेगी? देखो, मैंने जो आपको एक्सरसाइज बताई है, जैसे नेक में पेन है या किसी को बैक में पेन है, नी में पेन है, इन एक्सरसाइज में हार्डली 15 मिनट लगते हैं या ज्यादा 20 मिनट। इनको बैक में भी है, नेक में भी है, तो 20 की जगह 25 लग जाएंगे। तो वो मिनिमम 3 बार कोशिश करें। 3 बार अगर वो कर रहे हैं तो डेफिनेटली, अगर वो स्टार्टिंग फेज है तो वो ठीक हो जाएंगे। मैम आपका क्या टेक रहेगा इस पे? देखो, अगर हम सारा मिला के देखें कि जो घर जाने के बाद आपको कितना समय अपने आप को देना है, तो मैं बोलूंगी आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक का समय हमें अपने आप को रोज देना पड़ेगा, देना चाहिए भी। ठीक है, तो जो भी पेशेंट्स हमारे पास जब आते हैं, कुछ दिन का प्रोटोकॉल हमारे साथ वो फॉलो करते हैं, उसके बाद जो चीजें हमने उनको गाइड करी, तो घर जाके उनको, कुछ लोगों को तो डिवाइडेड टाइम में करना है, 1 घंटा लगातार भी नहीं करना है, क्योंकि जैसे कुछ भी स्ट्रेंथनिंग की जो एक्सरसाइजेस हैं, तो उनको 15-15 मिनट या 20-20 मिनट दिन में 3 बार देने हैं। तो ये भी कोई समस्या नहीं कि हम एक साथ इतना टाइम नहीं निकाल सकते हैं। बहाने तो बाकी जितने मर्जी बना लो, वो तो हमारी नेचर ही है बनाने वाली। प्रोक्रेस्टिनेट भी हम करते हैं, आलसी भी हम है ही हैं, कल कर लेंगे, सुबह हो जाएगा, शाम को हो जाएगा, ये सब करने से बचना है और रेगुलरिटी लेकर आना है किसी। और मैं एक बात और भी बोलना चाहूंगी, समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। तो मैं ये कहती हूँ कि वो दिन की वेट मत करो जिस दिन हमें कि इस दिन से तो हम पूरा 100% फॉलो करेंगे, तो वो कल कभी नहीं आने वाला। आज जितना कर सकते हो वो आज ही करो,
कल थोड़ा और बढ़ा लो, परसों थोड़ा और बढ़ा लो। और भी एक हमारी जो ह्यूमन नेचर है, जब हमें एक चीज में थोड़ा स्वाद आने लगता है ना, फिर हम उसको और खाते हैं, फिर हम उसको स्पेशली जाके खा के आते हैं। इसी तरह से जब थोड़ा भी अगर हम करेंगे उससे भी हमें फायदा होगा। घर जाके अगर आप थोड़ा थोड़ा भी कर रहे हैं, जितना भी फायदा हो रहा है उससे हमें डबल फायदा होगा। एक तो वैसे ही हमें उससे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, हमारी बॉडी हील हो रही है। सेकेंडली मोटिवेशन और बढ़ जाती है, मोटिवेशन और बढ़ जाती है कि हमें, मुझे इससे आराम मिल रहा है, मैं इसको और रेगुलरली करूं, और ज्यादा मैं इसको टाइम दूं। जी। तो इसलिए जितना भी कर पा रहे हैं वो करिए, उसको छोड़िए मत, डिसकंटिन्यू नहीं करिए। मैम मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से ही रहेगा, पहले आप जवाब दीजिए मैम। अगर किसी को घुटनों की समस्या हो गई है, बैक पेन है, सर्वाइकल है और न्यूरो प्रॉब्लम्स हो गया, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म, जो लोग थक चुके हैं डॉक्टरों के चक्कर काट काट के, क्या उनको यहाँ पर इलाज करवा के उनको असर देखने को मिलेगा? ये वो रिकवर कर पाएंगे? बहुत मैं कॉन्फिडेंस के साथ ये वाली बात कह रही हूँ कि डेफिनेटली असर देखने को मिलेगा और रिकवरी डेफिनेटली होगी। डेडिकेशन जरूरी है हमारी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी, दोनों की तरफ से। लेकिन जब हम रैंडम चीजें करते हैं तो हो सकता है कि वो काम जब नहीं करे तो इसका मतलब हमें ऑर्गेनाइज्ड चीजों की जरूरत है। तो हम उन अलग अलग मोतियों को एक सूत्र में पिरो के एक अच्छी माला बनाएंगे तो ऑफ कोर्स उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। अलग अलग जगह ना ट्रीट करा के एक जगह ही वो चीज मिल रही है। बिल्कुल, क्योंकि वो क्या है, वो कौन सी चीज कितनी है, क्या किसी ने करा दिया, दूसरे ने क्या कराना है, जब वो आपस में हम कम्युनिकेशन करके, कोऑर्डिनेट करके जब हम एक पर्सन को एक प्रोटोकॉल बनाते हैं तो वो उसके लिए कंप्लीट प्रोटोकॉल होता है, वो डेफिनेटली उसको ठीक करता है। जी सर, आपका क्या टेक रहेगा इस पे? देखिए जी, डेफिनेटली अगर फिजियोथेरेपी की बात करो तो हम फिजिकली और उसको रिहैब, मस्कुलोस्केलेटन को ठीक कर सकते हैं। पर अगर कंबाइन अप्रोच लेके चलें, इंटीग्रेटेड अप्रोच, तो अंदर से भी और बाहर से भी दोनों तरफ से ठीक कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस चीज को लेके आए हैं कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकते हैं। जो लोग हर जगह से धक्के खा के आ चुके हैं, क्या उनको भी यहाँ पर आकर आराम मिलेगा? दोनों थेरेपी का कॉम्बिनेशन है, आयुर्वेदिक और फिजियोथेरेपी का। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे यहाँ आपको ज्यादा से ज्यादा आराम मिलेगा। जी, डॉक्टर सोमवीर, डॉक्टर अनु, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि जो लोग घुटने की समस्या, बैक की समस्या या न्यूरो प्रॉब्लम से थक हार चुके हैं वो आपके पास आए और आराम पाएं। मैम आप हमारे साथ जुड़े, सर आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।